1960s में अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैरी हेडलो ने एक बेबी मंकी के साथ बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट ट्राई किया, जिसने अटैचमेंट से रिलेटेड हमारी जो थिंकिंग थी, हमारी जो समझ थी, उसको काफ़ी हद तक चेंज कर दिया। हैरी ने एक बेबी मंकी को 2 आर्टिफिशियल मदर्स दी, जिसमें से पहली मदर थी क्लॉथ मदर, जो कि कपड़े की बनी हुई थी और एक डॉल की जैसी थी, और दूसरी थी वायर मदर, जो कि लोहे की बनी हुई थी और उसके पास दूध था। अब हैरी ये देखना चाहते थे कि ये जो बेबी मंकी है, ये दोनों मदर में से कौन सी मदर को चूज़ करता है, क्लॉथ मदर को या वायर मदर को, जिसके पास खाना है या जिसके पास खाना नहीं है, कौन सी मदर को चूज़ करता है और कौन सी मदर के साथ सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है। तो एज सच अगर हम देखें, ऑब्वियसली हमें पता है कि जिस मदर के पास खाना है, जिस मदर के पास फूड है, बेबी मंकी उसे ही चूज़ करेगा। और उस समय के जो साइंटिस्ट थे और जो साइकोलॉजिस्ट थे, वो भी यही मानते थे, वो भी यही सोचते थे। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में कुछ इंटरेस्टिंग हुआ। बेबी मंकी पूरे दिन में केवल 1 घंटे वायर मदर के पास रहता और लगभग 16 से 17 घंटे क्लॉथ मदर के पास रहता। जैसे ही बेबी मंकी को भूख लगती, वो 1 से 2 मिनट के लिए वायर मदर के पास जाता और दूध पीकर तुरंत क्लॉथ मदर के पास लौट जाता। पूरे दिन वो क्लॉथ मदर को पकड़ के रखता, वो क्लॉथ मदर को हक करता, वो क्लॉथ मदर के पास होता। और ये जो बिहेवियर था ये बेबी मंकी का, इस बिहेवियर को क्लोजली हैरी ने ऑब्जर्व किया और बताया कि इस बेबी मंकी को क्लॉथ मदर के पास एक कंफर्ट मिल रहा था, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलती थी, एक सेफ्टी मिलती थी और इमोशनल स्टेबिलिटी मिल रही थी। और इस बात को प्रूव करने के लिए, इस बात को क्लैरिफाई करने के लिए हैरी एक और एक्सपेरिमेंट ट्राई करते हैं, जिसमें बेबी मंकी अकेला शांति से बैठा होता है और रिलैक्स मोड में होता है। फिर हैरी उस बेबी मंकी को डराने की कोशिश करते हैं एक आर्टिफिशियल टॉय से। तो जैसे ही हैरी उस आर्टिफिशियल टॉय को मंकी के पास ले जाते हैं, मंकी डर जाता है और वो डरते ही तुरंत क्लॉथ मदर के पास भागता है और उसे कस के पकड़ लेता है। और जैसे ही वो क्लॉथ मदर को कस के पकड़ता है, थोड़ी ही देर में उसका डर एकदम कम हो जाता है और वो अपने आप को शांत महसूस करता है, वो रिलैक्स हो जाता है, क्योंकि उसको अपनी मदर के आसपास एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी महसूस होती है, एक सेफ्टी महसूस होती है। और जब ये सेफ्टी महसूस होती है, उसका नर्वस सिस्टम ऑटोमेटिकली कूल डाउन हो जाता है और वो काम हो जाता है। और जब वो काम होता है, तब वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करने के लिए तैयार हो जाता है और उस टॉय से लड़ने के लिए भी तैयार हो जाता है। Contact with the mother changes his entire personality. Look, now he's actually threatening the diabolical object. All right. This gives us part to the picture of the strength of infantile love. और आप देखो कि उसे उस डेंजर से लड़ने की जो हिम्मत है, वो उसे तब मिली जब पहले वो खुद सेफ हुआ। और इन्हीं सब ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे हैरी कंक्लूड करते हैं कि अटैचमेंट का जो कोर है ना, वो फूड नहीं है, वो है कंफर्ट, सेफ्टी और सिक्योरिटी। और ये जो कंक्लूजन था, ये उस समय काफ़ी रिवोल्यूशनरी था, क्योंकि उस समय से पहले जो न्यूरो साइंटिस्ट थे या उस समय के पहले के जो साइकोलॉजिस्ट थे, जैसे कि B.F. स्किनर, वो ये मानते थे कि अटैचमेंट का जो कोर होता है, जो मदर और चाइल्ड के बीच में जो अटैचमेंट है, उसका जो कोर है वो फूड है। और ये लॉजिकल भी है और प्रैक्टिकल भी था। बट उसके बाद क्या होता है ना कि जॉन बॉल भी आते हैं और जॉन बॉल भी अपनी अटैचमेंट थ्योरी देते हैं और वो अपनी अटैचमेंट थ्योरी में बताते हैं कि जो फूड है वो अटैचमेंट का रीज़न है नहीं। प्राइमरी जो रीज़न है अटैचमेंट का, वो है सेंस ऑफ सिक्योरिटी, इमोशनल सपोर्ट और सेफ्टी। बट होता यूँ है कि जॉन बॉल्बी के पास एक्चुअल में कोई एक्सपेरिमेंटल बेस बात नहीं होती है, वो ये सारी बातें उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन से बताई थी। बट हैरी ने जॉन बॉल्बी की जो थ्योरी थी, उस थ्योरी को, उनकी ऑब्जर्वेशंस को एक एक्सपेरिमेंटल फॉर्म दिया, एक एक्सपेरिमेंटल सपोर्ट दिया। और फिर हैरी ये प्रूव कर देते हैं कि अटैचमेंट जो है वो, उसका जो कोर है वो कंफर्ट है, उसका कोर सिक्योरिटी, उसका कोर सेफ्टी है, ना कि फूड। और इसलिए हैरी फिर बताते हैं कि जो बच्चे जो होते हैं वो बचपन से ही उस चीज़ों से अटैच हो जाते हैं या उन लोगों से, उन इंसान से अटैच हो जाते हैं जो उन्हें कंफर्ट देते हैं, जो उन्हें सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं, जो उन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अटैचमेंट की जो कहानी है वो यहाँ ख़त्म नहीं होती है। हैरी का जो आइडिया था, हैरी का जो कंक्लूजन था, उसके ऊपर आगे और भी रिसर्च होती है और भी ऑब्जर्वेशंस होती हैं। और इसी के दौरान हैरी के आइडिया को ही आगे बढ़ाते हुए, हैरी के आइडिया को सपोर्ट करते हुए हमें एक नए न्यूरो साइंटिस्ट मिलते हैं, जिनका नाम होता है स्टीफन पोरगेस। और वो अपनी सबसे फेमस थ्योरी, पॉलीवेगल थ्योरी बताते हैं हमें। वो अपनी थ्योरी में बताते हैं कि हैरी जिस सिक्योरिटी की बात करते हैं, हैरी जिस सेफ्टी की बात करते हैं, वो सेफ्टी हमारे नर्वस सिस्टम के लिए एक फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है। वो सेफ्टी, वो सिक्योरिटी हमारे बॉडी के लिए, हमारे नर्वस सिस्टम के लिए सबसे बेसिक नीड है। और इसी नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है हमारा अटैचमेंट, और इसी नर्वस सिस्टम को एक तरीके से पूरा रेगुलेट करता है हमारा अटैचमेंट। वो कैसे, आप इस चीज़ को ऐसे समझिए,
मान लीजिए एक छोटा बच्चा अपनी माँ से दूर हो जाता है और अब उस बच्चे के पास ना तो अपनी माँ की जो फेमिलियर स्मेल है वो होती है, ना ही माँ की जो फेमिलियर वॉइस होती है वो होती है, और ना ही जो माँ का जो फेमिलियर फेस है वो होता है। तो बच्चे के लिए जो एक सेफ्टी स्ट्रक्चर था या जो सेफ्टी का सिग्नल था वो गायब हो चुका है, माँ जा चुकी है। तो अब उस बच्चे को क्या है, समझ नहीं आता है हुआ क्या है। तो उसका नर्वस सिस्टम जो है वो तुरंत रिएक्ट करता है, उसके बॉडी के अंदर जो अलार्म सिस्टम है वो एक्टिवेट होने लग जाते हैं। बच्चा स्ट्रेस में आता है और स्ट्रेस में आके वो बच्चा रोने लगता है। पर आप ये देखिए कि जैसे ही माँ वापस आती है और बच्चे को अपने हाथ में उठाती है और बच्चे को हग करती है, तो बच्चे के बॉडी के अंदर हर चीज़ बदलने लग जाती है। बच्चे का जो नर्वस सिस्टम जो पैनिक मोड में था वो एकदम नॉर्मल होने लग जाता है, और बच्चे की ब्रीथिंग स्पीड धीरे हो जाती है, हार्ट बीट नॉर्मल हो जाती है, और जो नर्वस सिस्टम जो पैनिक मोड में था वो एकदम रेगुलेट हो जाता है, वो वापस नॉर्मल में आ जाता है और बच्चा काम हो जाता है एक तरीके से। तो अब आप ये देखिए कि कैसे दूसरे ह्यूमन बींग के नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है, कैसे मदर का नर्वस सिस्टम बच्चे के नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है। अगर माँ नहीं होती तो आप सोचिए क्या होता। अगर माँ नहीं होती तो वो बच्चा नॉर्मल होता ही नहीं, वो बच्चा सेफ फील नहीं करता, या उस बच्चे का जो नर्वस सिस्टम वो काम ही नहीं होता, क्योंकि उस बच्चे के लिए केवल माँ ही एक ऑप्शन है सेफ्टी का, समझ रहे हो। और ये चीज़ केवल एक साइड से नहीं होती है, ये चीज़ वाइस वर्सा भी होती है। जैसे अगर माँ स्ट्रेस में है, माँ का मूड ऑफ है या माँ दुखी है, उसका नर्वस सिस्टम अगर मान लो पैनिक मोड में है या स्ट्रेस में है, तो जब वो अपने बच्चे को देखती है, जब अपने बच्चे के फेमिलियर स्मेल को समझती है, फेमिलियर चेहरे को देखती है, उसके वॉइस को देखती है, उसको हक करती है, तब जो माँ का नर्वस सिस्टम है वो भी कूल डाउन होता है, माँ को भी खुशी मिलती है, माँ को भी रिलैक्सेशन फील होती है। आप समझ रहे हो। तो आप देखिए कि एक नर्वस सिस्टम दूसरे नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है और दूसरा वापस पहले को कंट्रोल करता है, और इस प्रोसेस को साइकोलॉजी में को रेगुलेशन बोलते हैं, जहाँ एक नर्वस सिस्टम दूसरे नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है। तो ये जो आपस में कंट्रोल करना है ये होता है अटैचमेंट के कारण। और पॉलीवैगल थ्योरी में भी स्टीफन यही बताते हैं कि कैसे अटैचमेंट हमारी सेफ्टी सिक्योर करता है, कैसे अटैचमेंट सेफ्टी से जुड़ा हुआ है, और जब हम सेफ हैं तभी हमारा नर्वस सिस्टम जो है वो रेगुलेट हो पाता है, वो काम हो पाता है। आप समझ रहे हो। तो जो हैरी बोल रहे थे कि जो अटैचमेंट का कोर है वो सेफ्टी है, और जो पॉलीवैगल थ्योरी में बता रहे हैं कि जो अटैचमेंट है वो हमारे नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करता है। तो ये एक तरीके से तीनों डॉट कवर होते हैं, एक तरीके से एक ही चीज़ बता रहे हैं। तो अगर हम इस थ्योरी के पर्सपेक्टिव से चलें और जो साइकोलॉजी बता रही है, जो हैरी बताते हैं, जो न्यूरो साइंटिस्ट बता रहे हैं, जो साइंस बता रहे हैं, उनके पर्सपेक्टिव से देखें तो जो अटैचमेंट है वो एक तरीके से हमारे लिए सर्वाइवल टूल है। अटैचमेंट हमारे लिए बायोलॉजिकल नीड है, क्योंकि अगर अटैचमेंट नहीं होगा तो हमारे केयर गिवर के साथ बॉन्ड नहीं होगा, हम उनसे अटैच नहीं होंगे। तो जब हम उनसे अटैच नहीं होंगे, हमारा उनसे बॉन्ड नहीं होगा, तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम एक तरीके से डिपेंडेंट हैं उनके ऊपर। तो अगर ये सर्वाइवल टूल है अटैचमेंट, और अगर अटैचमेंट नेचुरल है, तो फिर क्वेश्चन ये आता है कि फिर बुद्ध क्यों कहते हैं कि अटैचमेंट इज़ द रूट कॉज ऑफ सफरिंग। बुद्ध अटैचमेंट को सफरिंग का कारण क्यों बताते हैं। अगर अटैचमेंट, जैसे साइकोलॉजिस्ट बोल रहे हैं, न्यूरो साइंटिस्ट बोल रहे हैं, साइंस बोल रही है कि अटैचमेंट तो ज़रूरी है, तो फिर बुद्ध ऐसा क्यों बोल रहे हैं। कबीरदास जी ऐसा क्यों बोलते हैं कि माया मोह कठिन है फंदा, मतलब माया और अटैचमेंट को एक तरीके से एक ही बता रहे हैं कबीरदास जी। और कृष्णमूर्ति कहते हैं कि when there is an attachment there is fear and when there is fear there is no love। क्या कह रहे हैं कि जहाँ अटैचमेंट है वहाँ डर है, और जहाँ डर है वहाँ प्यार नहीं हो सकता। I have so far accepted attachment as love, and you come and say, find out, look at it. I look and I find, yes, you're perfectly right, because in attachment there's fear, and fear cannot go with love। तो ये एक तरीके से कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है कि साइकोलॉजिस्ट कुछ बोल रहे हैं और जो फिलोसोफर्स हैं वो कुछ बोल रहे हैं। तो इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। और जो कृष्णमूर्ति बोल रहे हैं या जो बुद्ध बोल रहे हैं वो भी एक तरीके से सही है, उनकी बातों में भी दम है। क्योंकि कृष्णमूर्ति एक और बात बोलते हैं, वो कहते हैं कि जो हम बोलते हैं कि मैं उस इंसान से प्यार करता हूँ या मैं उस इंसान से अटैच्ड हूँ, तो हम एक्चुअली में उस इंसान से प्यार नहीं करते हैं, बल्कि उस इंसान से मिलने वाली जो सुविधाएं हैं उससे अटैच्ड हैं, उससे प्यार करते हैं। उस इंसान से मिलने वाला जो कंफर्ट है, उस इंसान से मिलने वाला जो सेफ्टी है, उस इंसान से मिलने वाला जो इमोशनल सपोर्ट है, हम उससे अटैच्ड होते हैं, हम उससे प्यार करते हैं, ना कि उस इंसान से।
और ये बात में थोड़ी गहराई भी मालूम होती है, ये बात भी सही है, क्योंकि आप ये देखिए कि हम उसी इंसान से प्यार करते हैं या उसी इंसान से अटैच्ड होते हैं जो हमारी रेस्पेक्ट करता है, जो हमारी केयर करता है, जहाँ हम खुश होते हैं। आप समझ रहे हो? तो एक तरीके से हम उस पर डिपेंडेंट ही होते हैं एक तरीके से। तो अब आप ये सोचो कि अगर जिससे हम प्यार करते हैं या जिसे हम बोलते हैं हम प्यार करते हैं, अगर वो कल से हमें इग्नोर करने लग जाए, या अगर कल से वो हमारी केयर ना करे, कल से वो हमारी रेस्पेक्ट ना करे, या हमें एक तरीके से खुश ना रखें, तो क्या हम उसी इंसान से प्यार कर पाएंगे? आप समझ रहे हो इस बात को? तो इन बातों में भी दम है, इस बातों में भी एक लॉजिक लगता है। और हमारी जो अटैचमेंट है वो अब इंसानों तक भी नहीं है, हम तो ऑब्जेक्ट से भी अटैच हो जाते हैं। जबकि भाई बायोलॉजिकल जो अटैचमेंट है वो माँ और बच्चे के बीच की है, बट हम तो हर इंसान से अटैच हो सकते हैं, किसी भी इंसान से अटैच हो जाते हैं। सेकेंडली, हम ऑब्जेक्ट से भी अटैचमेंट हो जाती है हमारी, हम फ़ोन से अटैच्ड हो जाते हैं, हम कार से अटैच्ड हो जाते हैं, हम प्रॉपर्टी से अटैच हो जाते हैं, और हम हमारे बिलीफ सिस्टम से अटैच हो जाते हैं, हम रिलीजन से अटैच हो जाते हैं। तो सही अटैचमेंट क्या है? और ये अटैचमेंट से जो सफरिंग की बात कर रहे हैं ये भी सही है, क्योंकि जब हम दूसरे लोगों पे अटैच्ड होते हैं और जब हम दूसरे ऑब्जेक्ट्स पे अटैच्ड होते हैं तो ये सफरिंग का कारण तो बनते हैं। क्योंकि अगर हम हमारे इमोशनल सपोर्ट के लिए या हम हमारी खुशी के लिए किसी पे डिपेंडेंट हैं और हम उससे अटैच्ड हो जाते हैं, और फिर अगर वो इंसान नहीं होता तो फिर वो हमारे सफरिंग का कारण बनता है। और जब वो ऑब्जेक्ट भी हमारे पास नहीं होता, जैसे अगर हम हमारे फ़ोन से अटैच्ड हैं और तो अगर फ़ोन डिस्चार्ज है या फ़ोन गुम गया तो कैसे हमें बेचैनी होती है? आप समझ रहे हो? तो कैसे ये ऑब्जेक्ट हमारे बॉडी को रेगुलेट करता है। कार पे स्क्रैच लगता है बट दुख हमको होता है। आप समझ रहे हो? अगर हमारा कोई बिलीव सिस्टम है, हमारा कोई बिलीव है, हम एक पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करते हैं, हमारा बिलीव है कि वही रिलीजन सही है। आप समझ, तो कोई जब दूसरा उस रिलीजन के ऑपोजिट में कुछ बोलता है तो हमें गुस्सा आ जाता है। आप समझ रहे हो? तो ये अटैचमेंट सफरिंग का कारण तो है, ये भी बात सही है। तो क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, और इस अगर अटैचमेंट से सफरिंग बनती है तो फिर जीने का एक्चुअली में सही तरीका क्या है? और अगर अटैचमेंट प्यार नहीं है तो फिर प्यार क्या है? क्योंकि हम तो अटैचमेंट को ही प्यार मानते हैं, क्योंकि हम बोलते हैं ना कि भाई मैं तो उस इंसान से अटैच्ड हूँ, वो इंसान जब दूर चला जाता तब मुझे दुखी होता, जब मुझे दुख होता तो हम तो इसे ही प्यार बोलते हैं। जबकि एक तरीके से अगर हम बारीकी से देखेंगे तो ये प्यार है नहीं। तो एक्चुअली में प्यार क्या है? और अगर अटैचमेंट नहीं होगी तो फिर लाइफ कैसी होगी? और अटैचमेंट का फिर सॉल्यूशन क्या है? क्या अटैचमेंट का सॉल्यूशन डी अटैचमेंट है? और अगर हम अटैच्ड नहीं होते हैं किसी भी चीज़ से तो क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जाती है, या क्या हम इरिस्पॉन्सिबल इंसान बन जाते हैं अगर हम अटैच्ड नहीं होते हैं किसी से? क्योंकि जब हम अटैच्ड होते हैं तभी हम रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक तरीके से समझते हैं, तभी हम रिस्पॉन्सिबल बनते हैं, क्योंकि हम उस चीज़ से अटैच्ड है तो हमारी जिम्मेदारी बन जाती है एक तरीके से। तो अगर अटैचमेंट नहीं होता तो क्या फिर मैं इरिस्पॉन्सिबल इंसान बन जाऊंगा? और क्या बिना अटैचमेंट के भी कोई रिलेशनशिप पॉसिबल है? आप समझ? तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, और इन सब क्वेश्चंस का जो आंसर है वो कृष्णमूर्ति बड़ी सही तरीके से देते हैं और बड़ी आसानी से देते हैं, और आज हम उसी पर डिस्कस करेंगे। तो अब आगे बढ़ने से पहले हमें एक बार ये कन्फ्यूजन मिटाना होगा कि जो कृष्णमूर्ति जिस अटैचमेंट के बारे में बात कर रहे हैं और जो साइकोलॉजिस्ट अटैचमेंट के बारे में बात करते हैं, क्या वो अलग अलग है या वो एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं, या इनके आपस के बीच में कुछ कॉन्ट्रडिक्शन है? तो जितना मैंने समझा या जितना मैंने स्टडी करी है, मेनली जो साइकोलॉजिस्ट है वो बायोलॉजिकल अटैचमेंट के बारे में बात करते हैं। जो साइंस है वो प्राइमरीली बायोलॉजिकल अटैचमेंट के बारे में बताती है, उसके बारे में बात करती है। और जो कृष्णमूर्ति बात कर रहे हैं वो साइकोलॉजिकल अटैचमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। अब इन दोनों के बीच में काफ़ी बड़ा डिफरेंस है, और हमें इन दोनों को डिफरेंस को समझना पड़ेगा। बायोलॉजिकल अटैचमेंट को समझना पड़ेगा और फिर साइकोलॉजिकल अटैचमेंट को समझना पड़ेगा। बायोलॉजिकल अटैचमेंट से साइकोलॉजिकल अटैचमेंट कैसे बनता है इसको समझना पड़ेगा। तो अब इसके लिए सबसे पहले हमें बायोलॉजिकल अटैचमेंट को समझना पड़ेगा ताकि हम बाद में साइकोलॉजिकल अटैचमेंट को समझ पाए, और क्यों हम बायोलॉजिकल अटैचमेंट के लिए वाइड हैं, क्यों हमारे लिए बायोलॉजिकल अटैचमेंट एक तरीके से सर्वाइवल नीड है, बायोलॉजिकल अटैचमेंट एक्चुअली में क्या है, उस चीज़ को समझना पड़ेगा। और ये चीज़ समझाते हैं सबसे अच्छा जॉन बॉल्बी अपनी बुक अटैचमेंट एंड द लॉस में बताते हैं कि जो ह्यूमन बेबी है, जब हम जंगलों में रहते थे उस समय की बात करते हैं, इवोल्यूशन की बात करते हैं, वो बोलते हैं कि जो ह्यूमन बेबी है ना वो नेचर का सबसे नाजुक बेबी है। ना वो खुद खा सकता है, ना वो खुद चल सकता है, ना वो बोल सकता है, ना वो अपना ध्यान रख सकता है। तो वो अपने सर्वाइवल के लिए जो उसके प्राइमरी डेज होते हैं, जो जब वो बच्चा होता है
तो वो अपने सर्वाइवल के लिए अपनी मदर पे डिपेंडेंट होता है पूरा। अगर उसका मदर ध्यान नहीं रखेगी या उसका केयर नहीं करेगी तो वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा खुद अकेला इंडिविजुअली। और इसीलिए ये चीज़ नेचर ने ऑब्जर्व करी और बच्चे के अंदर एक पूरा अटैचमेंट का सिस्टम डेवलप किया ताकि वो अपनी मदर के पास रह सके। और इस सिस्टम में क्या हुआ कि बच्चे को डर लगता था, जैसे ही मदर दूर जाती थी तो बच्चे के अंदर ये सिस्टम डेवलप हुआ कि उसको डर लगे, और जब उसको डर लगे तब वो रोए। तो ये रोने का सिस्टम भी तब डेवलप हुआ क्योंकि जब बच्चा रोएगा तब वो माँ की अटेंशन ले पाएगा और माँ को पता चलेगा कि बच्चा प्रॉब्लम में है, और जब माँ वापस आएगी और उसका वापस केयर करेगी। तो बच्चे को डर लगना, बच्चे का रोना, ये सारे जो ट्रेट्स हैं, ये सारे जो इवोल्यूशनरी ट्रेट्स हैं, ये सारे अटैचमेंट के लिए नेचर ने हमको प्रोवाइड करें। तो ये तो हुए बच्चे की साइड से। अब केवल बच्चा रोने लग जाता और अगर माँ केयर नहीं करती या माँ अटेंशन नहीं देती तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो नेचर ने क्या किया कि जैसे ये अटैचमेंट का जो सिस्टम बच्चे के अंदर डाला वैसे ही मदर के अंदर भी डाला। मदर के अंदर भी एक केयर गिविंग का सिस्टम डेवलप किया, जहाँ बच्चे की रोने की आवाज़ सुनते ही मदर के अंदर जो अटेंशन सर्किट्स हैं और जो इमोशनल सर्किट्स है ब्रेन के अंदर वो सारे एक्टिवेटेड हो जाते हैं, और बच्चे की केयर करना मदर के रिवॉर्ड सिस्टम से कनेक्ट कर दिया जाता है। और जब बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग करता है तो मदर की बॉडी रिलैक्स होती है, मदर की बॉडी के अंदर ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होते हैं, डोपामिन रिलीज़ होते हैं। तो ये पूरा एक तरीके से नेचर ने सिस्टम बनाया जहाँ बच्चा और माँ एक दूसरे से जुड़े रहें, ये अटैचमेंट का सिस्टम बनाया। इसके लिए बायोलॉजिकल चीज़ें दी हमें, बायोलॉजिकल सिस्टम्स दिए ताकि माँ और बच्चे एक तरीके से अब साथ में रहें और एक दूसरे को सर्वाइव कर सकें। तो ये जो अटैचमेंट है ये बायोलॉजिकल अटैचमेंट है, ये नेचुरल अटैचमेंट है। हम इस अटैचमेंट के लिए वाइड है, ये अटैचमेंट का सिस्टम हमारे अंदर नहीं होगा तो हम एक तरीके से सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे। तो ये जो अटैचमेंट है ये नेचुरल अटैचमेंट है, इस अटैचमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब चालू होती है जब यही अटैचमेंट, यही बायोलॉजिकल अटैचमेंट साइकोलॉजिकल अटैचमेंट में कन्वर्ट होता है, जब यही बायोलॉजिकल अटैचमेंट ह्यूमन ब्रेन के मेंटल डायमेंशन में एंटर करता है, जब यही बायोलॉजिकल अटैचमेंट सर्वाइवल के लिए नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी के लिए यूज़ होने लगता है, जब यही बायोलॉजिकल अटैचमेंट एक तरीके से धीरे धीरे मोह में कन्वर्ट हो जाता है, मोह बनने लगता है, तो जो छोटा बच्चा होता है ना वो एक्चुअली में अपने मदर के ऊपर डिपेंडेंट होता है। वो अपने सर्वाइवल के लिए, वो अपने फूड के लिए, वो अपने कंफर्ट के लिए, वो अपने सिक्योरिटी के लिए, आप समझ रहे हो, तो वो एक्चुअली में अपने मदर के ऊपर डिपेंडेंट होता है। और ये नेचुरल चीज़ है और ये एकदम रियलिटी और फैक्ट है, इसमें किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं है। समस्या क्या होती है कि जैसे ही ये बच्चा बड़ा होता है तो धीरे धीरे इसका ब्रेन डेवलप्ड होता है, धीरे धीरे ये एडल्ट बनता है। तो जब ये एडल्ट बन जाता है तब ये अपने डिसीजन खुद ले सकता है, अब ये सर्वाइव खुद कर सकता है, अब ये अपना खाना खुद बना सकता है, खुद खा सकता है। तो अब एक तरीके से ये अपने केयर गिवर पे या अपने मदर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है। बट होता क्या है कि बॉडी तो बड़ी हो जाती है और मदर और बच्चे का जो अटैचमेंट का जो बायोलॉजिकल अटैचमेंट है वो भी ख़त्म हो जाता है। पर क्या होता है कि जो माइंड होता है उसका जो ब्रेन है वो पुराने सिक्योरिटी पैटर्न जो होता है ना उसको भूलता नहीं, जो पुराना जो अटैचमेंट का पैटर्न है उसको नहीं छोड़ता। अब उसके ब्रेन में सर्वाइवल की जगह साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी आ जाती है। पहले मदर से अटैचमेंट होती है, अपने केयर गिवर से लगाव होता है क्योंकि पूरा सर्वाइवल, पूरी बॉडी जो होती है वो उनके ऊपर डिपेंडेंट होती है। बट अब क्या होता है, वो तो ख़त्म हो जाता है अटैचमेंट, बट यही अटैचमेंट क्या करता है, अपना ऑब्जेक्ट चेंज कर लेता है। अब यही अटैचमेंट किसी पार्टनर से हो जाता है, यही अटैचमेंट किसी दूसरे इंसान से हो जाता है, अपने दोस्त से हो जाता है, यही अटैचमेंट सोसाइटी से हो जाती है, यही अटैचमेंट ऑब्जेक्ट से हो जाते हैं, यही अटैचमेंट आइडिया से हो जाते हैं, यही अटैचमेंट अपने रिलीजन से हो जाते हैं। तो मतलब आप इस चीज़ को ऐसे समझो कि जैसे मैं 25 ईयर का एक एडल्ट हूँ और मैं अपने पार्टनर को एक मैसेज करता हूँ, उस मैसेज का रिप्लाई मेरे पास आता नहीं है, फिर अगले दिन मैं उसको कॉल करता हूँ, वो कॉल भी रिसीव नहीं करती और कॉल को काट देती है। तो अब मेरे अंदर क्या होगा ना, तो एक सबकॉन्शियस लेवल पे बेचैनी सी होने लग जाएगी, बहुत सारे क्वेश्चंस आने लग जाएंगे कि फ़ोन क्यों कट कर रही है, कहीं वो मुझे इग्नोर तो नहीं कर रही है, कहीं उसको दूसरा लड़का तो पसंद नहीं आ गया, या वो मुझे छोड़ तो नहीं देगी, आप समझ। तो बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे मन में आने लग जाते हैं, बेचैनी सी होने लग जाती है, मतलब पूरा मूड ख़राब हो जाता है, आप समझ रहे हो। तो अगर आप बारीकी से देखो तो एज सच सर्वाइवल पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे कोई खतरा नहीं हुआ है, मेरा कोई खाना बंद नहीं हुआ है, मेरी सांसें चल रही हैं, मेरी सांसें बंद नहीं हुई है, मैं कोई मर नहीं रहा हूँ, या ऐसा सर्वाइवल बेस पे मुझे कोई थ्रेट नहीं है। पर फिर भी आप ये देखो कि मन के अंदर कैसी बेचैनी हो रही है, मन के अंदर एक डर पैदा हो रहा है, आप समझो, एक टेंशन पैदा हो रही है। तो यही जो चीज़ है ना, यही साइकोलॉजिकल अटैचमेंट है। यहाँ प्रॉब्लम सामने वाले के रिप्लाई में नहीं है या सामने वाले इंसान में नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि मेरे माइंड ने अपनी जो सिक्योरिटी है ना वो उस इंसान से जोड़ दी है।
मेरा माइंड अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए उस इंसान पे डिपेंडेंट है। इसीलिए आप देखो कि जब वो इंसान मुझे अटेंशन देता है, जब वो इंसान मुझे रिस्पेक्ट देता है, जब वो इंसान मुझे खुश रखता है, तब मैं खुश होता हूँ। जब वो इंसान मुझे अटेंशन नहीं देता, मुझे इग्नोर करता है या मुझे रिस्पेक्ट नहीं करता, तब मैं दुखी हो जाता हूँ या तब मुझे डर लगता है। तो आप देखो कि एक तरफ बायोलॉजिकल अटैचमेंट कहती है कि मुझे सर्वाइवल के लिए इसकी ज़रूरत है, वहीं साइकोलॉजिकल अटैचमेंट कहता है कि मैं इसके बिना अधूरा हूँ या मैं इसके बिना जी नहीं पाऊँगा। एक तरफ बायोलॉजिकल अटैचमेंट कहती है कि मुझे खाना चाहिए सर्वाइवल के लिए, और वहीं दूसरी तरफ साइकोलॉजिकल अटैचमेंट कहती है कि मुझे इसकी प्रेजेंस चाहिए सर्वाइवल के लिए। एक तरफ बायोलॉजिकल अटैचमेंट कहती है कि मुझे सेफ्टी चाहिए, और वहीं दूसरी तरफ साइकोलॉजिकल अटैचमेंट कहती है कि मुझे रेस्पेक्ट चाहिए, मुझे वैलिडेशन चाहिए, मुझे अटेंशन चाहिए। तो आप इन दोनों के बीच के फ़र्क को समझ पा रहे हो। यही साइकोलॉजिकल अटैचमेंट है जिसके बारे में बुद्ध, जिसके बारे में कबीर, जिसके बारे में कृष्णमूर्ति बात करते हैं। यही वो साइकोलॉजिकल अटैचमेंट की बात है जो हमारे सफरिंग का कारण बनता है। क्योंकि आप देखो कि जो बायोलॉजिकल अटैचमेंट है ना, वो एज सच हमारे सफरिंग का कारण बन नहीं सकती, क्योंकि बायोलॉजिकल अटैचमेंट प्रेजेंट रियलिटी के ऊपर बेस्ड होती है, जबकि जो साइकोलॉजिकल अटैचमेंट है वो हमारे इमेजिनेशन पे बेस्ड होती है, वो थॉट्स पे बेस्ड होती है, वो हमारी मेमोरी पे बेस्ड होती है। बायोलॉजिकल अटैचमेंट नेचर ने डिज़ाइन करी है, साइकोलॉजिकल अटैचमेंट जो है वो हमारे माइंड ने क्रिएट की है। तो इन दोनों में काफ़ी फ़र्क है, आप समझ रहे हो। तो अगर बायोलॉजिकल अटैचमेंट थी हमारे पास, तो फिर साइकोलॉजिकल अटैचमेंट की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, और ये साइकोलॉजिकल अटैचमेंट स्टार्ट कैसे होता है। लाइक जैसे ये बायोलॉजिकल अटैचमेंट से साइकोलॉजिकल अटैचमेंट में कैसे बदलता है और कैसे ये सफरिंग का कारण बनता है। तो इसके लिए हमें ह्यूमन ब्रेन को समझना पड़ेगा। जो ह्यूमन ब्रेन का जो सिस्टम है, जो स्ट्रक्चर है या उसका जो बेसिक फंक्शन है, उसको समझना पड़ेगा। तो एक्चुअली क्या होता है कि ह्यूमन ब्रेन का बेसिक फंक्शन होता है कि वो थ्रेट को डिटेक्ट करता है। वो मतलब आसपास हर चीज़ें स्कैन करता रहता है, वो प्रोसेसिंग करता रहता है, वो इंटरप्रिटेशन करता रहता है। तो उसका एज सच बेसिक फंक्शन होता है कि वो थ्रेट डिटेक्ट करे और आपको बताए। तो उस थ्रेट डिटेक्शन के लिए क्या होता है ना, कि वो हर चीज़ रिकॉर्ड करता है कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली। आपके अच्छे से अच्छा जो एक्सपीरियंस होगा वो भी रिकॉर्ड करेगा, जो बुरे से बुरा एक्सपीरियंस होगा उसको भी रिकॉर्ड करेगा। तो अगर आपकी लाइफ में बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस होते हैं जहाँ आप खुश होते हो, तो ब्रेन क्या करता है, उसको एज ए हैप्पी इंसिडेंट समझता है और हैप्पी मोमेंट समझता है और उसे मेमोरी में रिकॉर्ड कर लेता है। और जब आपके साथ कोई बुरा एक्सपीरियंस होता है, जहाँ आपको गुस्सा आता है या जहाँ आप रोने लग जाते हो, जहाँ आप सैड होते हो, तो वो भी ब्रेन के लिए एक इम्पोर्टेंट मोमेंट होता है। तो उसको भी ब्रेन एज सच मेमोरी के अंदर रिकॉर्ड कर लेता है। ब्रेन को पता है कि आपको कहाँ खुशी मिल रही है और कहाँ नहीं मिल रही है। आप ऐसे समझो कि जब आप आग में हाथ डालते हो या आपका जब हाथ जलता है, तब वो हाथ जलता है और आपको दर्द महसूस होता है। तो वो जो दर्द होता है ना, वो आपकी बॉडी के सर्वाइवल के लिए गलत चीज़ है, वो थ्रेट है एक तरीके से। तो इसी तरीके का जो थ्रेट होता है ना, वो ब्रेन उसमें रिकॉर्ड कर लेता है अपने पास और उसको एज ए मेमोरी सेव कर लेता है कि आग के पास नहीं जाना वापस। इसलिए जब आपका हाथ जलता है तब अगली बार आप आग से डरते हो और आग के पास जाते नहीं हो। तो ये ब्रेन का फंक्शन होता है। वैसे ही जब आप खुश होते हो, जब आपका नर्वस सिस्टम काम होता है, जब आपकी बॉडी रिलैक्स्ड होती है, जब आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीटोसिन और डोपामिन रिलीज होते हैं, जब आप ये जो हैप्पी हार्मोन्स होते हैं, तो ब्रेन इन इंसिडेंट्स को, इन एक्सपीरियंसेस को एक तरीके से रिकॉर्ड रखता है, क्योंकि ब्रेन के लिए ये एक्सपीरियंसेस बहुत ज़रूरी है। और जहाँ आप खुश नहीं होते हो, जहाँ आपको थ्रेट महसूस होता है या जहाँ आपको गुस्सा आता है, जहाँ आप हाइपर हो जाते हो, जहाँ आपके नर्वस सिस्टम को वो इंसिडेंट अफेक्ट करता है, तो ब्रेन उन चीज़ों को भी याद रखता है, उस इंसिडेंट को भी याद रखता है। तो एज सच ब्रेन को पता है कि आप कहाँ खुश होते हो, कहाँ नहीं होते हो। तो ब्रेन क्या करता है कि हमेशा उस चीज़ को प्रेफरेंस देता है जहाँ आपका नर्वस सिस्टम काम होता है, जहाँ आप ज़्यादा खुश होते हो। तो ब्रेन हमेशा उस डायरेक्शन में जाना चाहता है, वहाँ जाना चाहता है जहाँ आप रिलैक्स्ड होते हो, आप समझो, और उस चीज़ को अवॉइड करता है जहाँ आप नाराज़ होते हो या जहाँ आपका कॉन्फिडेंस कम होता है, समझ रहे हो। तो आप ऐसे समझो कि जैसे मैं किसी इंसान से मिलता हूँ और मुझे उससे मिल के मुझे खुशी मिलती है, वो मुझे रेस्पेक्ट करता है या वो मुझे खुश रखता है, वो मुझे अटेंशन देता है। या आप ये समझो मैं अपने दोस्त से मिलता हूँ जहाँ मुझे सेफ़ फील होता है, जहाँ मैं सिक्योर फील करता हूँ, जहाँ मुझे खुशी मिलती है। तो ब्रेन को पता है कि मुझे कहाँ खुशी मिलती है। तो ब्रेन हमेशा ये कोशिश करता है कि यार ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो दोस्त के साथ बिताएं,
ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो इसके साथ बिताएं, या ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो इस चीज़ के साथ बिताएं जहाँ मुझे खुशी मिलती है। और अगर कोई एक ऐसा इंसान है या ऐसी जगह है जहाँ मेरी रिस्पेक्ट नहीं होती है, जहाँ मेरा मजाक उड़ाया जाता है, जहाँ मुझे गुस्सा आ जाता है, जहाँ मैं स्ट्रेस में आ जाता हूँ, आप समझ रहे हो, तो ब्रेन हमेशा उस जगह जाने के लिए या उस चीज़ को हमेशा प्रेफरेंस में नहीं रखता है, वहाँ उसको प्रायोरिटी पे रखता ही नहीं है, वो वहाँ हमेशा उस चीज़ को अवॉइड करता है। तो ब्रेन को पता है एक्चुअली में कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना। तो अब होता क्या है ना कि जैसे जैसे धीरे धीरे ब्रेन को पता चलता है कि इस चीज़ पे इसको खुशी मिलती है, इस जगह इसको सिक्योरिटी मिलती है, यहाँ ये सेफ़ है, समझ लो। तो ब्रेन क्या होता है, धीरे धीरे उस चीज़ पे डिपेंडेंट हो जाता है मेरी साइकोलॉजिकल खुशी के लिए, समझ लो। अगर मैं अपने दोस्त से मिलता हूँ तो मुझे खुशी होती है, अगर मैं अगले दिन अपने दोस्त से नहीं मिलता तो मुझे बेचैनी से होने लग जाती है, समझ लो। आप ये समझो कि जैसे नाइट को कोई नाइट आउट का प्लान बनाया, तो ब्रेन को पता है कि नाइट आउट में मज़ा आता है, और ब्रेन को पता है कि वहाँ मैं खुश रहूँगा, वहाँ मैं सेफ फील करूँगा, या मैं वहाँ पर मैं फुलेस्ट रहूँगा। तो ब्रेन ने ये पहले ही सोच लिया कि वहाँ जाना है और ये प्लान बन चुका है। बट अब जब वो प्लान कैंसिल होता है तो कैसे बेचैनी सी होती है या गुस्सा सा आता है, आप समझ रहे हो। तो ब्रेन एक तरीके से बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंडेंट होने लग जाता है धीरे धीरे। वो फ़ोन पे डिपेंडेंट होने लग जाता है, वो किसी दोस्त पे डिपेंडेंट होने लग जाता है, या किसी लड़की पे, किसी रिलेशनशिप पे, या किसी दूसरे इंसान पे डिपेंडेंट होने लग जाता है, किसी जगह पे डिपेंडेंट होने लग जाता है, और अपने जॉब पे डिपेंडेंट होने लग जाता है, या अपने आइडिया के ऊपर डिपेंडेंट होने लग जाता है। तो जब ये डिपेंडेंट होने लगता है ब्रेन धीरे धीरे किसी चीज़ के ऊपर, वहाँ से साइकोलॉजिकल अटैचमेंट जो है वो स्टार्टिंग होती है। वहाँ पे साइकोलॉजिकल अटैचमेंट का एक तरीके से बीज पड़ता है, वहीं से सफरिंग की स्टार्टिंग होती है, क्योंकि डिपेंडेंसी ही एक तरीके से सफरिंग का कोज बन जाता है। क्योंकि आप ये देखिए कि हमारा जो ब्रेन है ना, वो एक तरीके से हमेशा हमारी स्टेबिलिटी ही चाहता है, समझ रहे हो, किसी भी तरह का थ्रेट नहीं चाहता। तो ब्रेन हमेशा सर्टेनिटी की तरफ जाता है, ब्रेन को हमेशा सर्टेनिटी चाहिए, ब्रेन को प्रेडिक्टेबिलिटी चाहिए, क्योंकि जहाँ सर्टेनिटी होगी, जहाँ प्रेडिक्टेबिलिटी होगी, ब्रेन के लिए वहाँ सेफ्टी होगी, वहाँ सेफ फील करेगा। और जहाँ मतलब सर्टेनिटी नहीं होगी, जहाँ अनसर्टेनिटी होगी, और जहाँ प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं होगी ना, तो ब्रेन के लिए वो एक तरीके से थ्रेट होगा। भाई आप जैसे आप किसी इंसान को पसंद करते हो या आप किसी इंसान के साथ खुश होते हो, तो ब्रेन को अब बहुत सारे टाइम टू टाइम ब्रेन को पता चल जाता है कि आप इस इंसान के साथ खुश होते हो, आप यहाँ सेफ़ हो। तो ब्रेन चाहता है कि आप हमेशा वहीं रहो, आप उसी इंसान के साथ चिपके रहो या उसी जगह रहो आप, ताकि आप सेफ़ रहो, क्योंकि ब्रेन के लिए वहाँ सेफ्टी है। ब्रेन को वहाँ दूसरा मतलब एक तरीके से स्कैनिंग नहीं करनी पड़ती, ब्रेन को वहाँ थ्रेट महसूस नहीं होता कि यहाँ कुछ गड़बड़ हो सकता है। तो ब्रेन हमेशा सर्टेनिटी चाहता है। भाई आप ये समझो कि आपको अपने घर में सबसे ज़्यादा अच्छी नींद आती है, वो क्यों आती है, उसका कारण है क्योंकि ब्रेन आपके घर का जो एनवायरनमेंट है ना, उससे बहुत ज़्यादा फेमिलियर है। ब्रेन को पता है कि यहाँ सेफ्टी है, यहाँ पे किसी भी तरीके का थ्रेट नहीं है। वहीं अगर आप किसी दोस्त के घर पे सोते हो या किसी मतलब होटल में रुकते हो, आप समझे, तो ऐसा दोस्त के रूम पे, दोस्त के घर पे या किसी होटल में किसी भी तरह का खतरा नहीं है एक तरीके से, बट वहाँ आपको नींद नहीं आती है, या नींद आती है बट उतनी अच्छी तरीके से नहीं आती, क्योंकि ब्रेन के लिए वो जो एरिया है ना वो अनफेमिलियर है, वो वहाँ पे अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, वहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो वहाँ पे थोड़ा बहुत ब्रेन हमेशा बेचैन ही रहता है। और आप ऐसे देखो कि जैसे आप स्कूल जाते हो या जैसे कोई कॉलेज जाता है या कोई जॉब करने जाता है, आप सुनो, तो जहाँ आपने ज़्यादा टाइम बिताया होता है, या जैसे आप ये समझो कि आप पर्टिकुलर एक किसी जगह पे बैठते हो, किसी सीट नंबर पे बैठते हो, या आपका ऑफिस में एक फिक्स केबिन है, आप समझ लो, तब आप जब वहाँ बैठते हो तो धीरे धीरे ब्रेन वहाँ पर कंफर्टेबल फील करने लग जाता है। अब जब आपकी सीट चेंज होती है, या बच्चे की सीट चेंज होती है, या जब आपकी स्कूल चेंज होती है, जब आपका केबिन चेंज होता है, तो एज सच स्कूल में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी चेयर में, किसी भी केबिन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जब ये चेंज होती है तब एक अनकंफर्टेबल सा फील ज़रूर होता है। क्यों? क्योंकि ब्रेन के लिए अब वहाँ पे अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, वो नई जगह है, वो नई चीज़ है, तो ब्रेन को अब वहाँ पे थ्रेट महसूस होता है, तो ब्रेन हमेशा वहाँ पे एक स्कैनिंग मोड में रहता है, तो वहाँ पे एज सच ब्रेन कंफर्टेबल फील नहीं करता। तो इसीलिए ब्रेन को हमेशा सर्टेनिटी पसंद होती है कि भाई हाँ ये चीज़ बार बार हो रही है, यहाँ आप सेफ फील करते हो तो यहीं रहो। और आप देखिए कि बहुत सारे रिलेशनशिप्स हैं जो बड़े टॉक्सिक होते हैं, बट लोग फिर भी उस रिलेशनशिप को छोड़ते नहीं, क्योंकि ब्रेन उस टॉक्सिकनेस जो है उस रिलेशनशिप की उससे भी यूज्ड टू है, उससे भी फेमिलियर हो चुका है, आप समझ।
तो ब्रेन के लिए जो चेंज है ना वो एक तरीके से थ्रेट है। ब्रेन चेंजेस नहीं चाहता ज़्यादा, समझो। ब्रेन जहाँ आप हो या जिस जगह आपको कंफर्ट मिल रहा है ना, तो ब्रेन वहीं रहना चाहता है ज़्यादातर एरियाज़ में। तो ब्रेन हमेशा प्रेडिक्टेबिलिटी, हमेशा सर्टेनिटी चाहता है। बट हमें पता है कि इस वर्ल्ड में प्रेडिक्टेबिलिटी और परमानेंस जैसा कुछ है नहीं। हर चीज़ चेंज होती रहती है, सिचुएशंस चेंज होती रहती है, लोग बदलते रहते हैं, इमोशंस चेंज होते रहते हैं, थॉट्स बदलते रहते हैं, आपकी सोच बदलती रहती है, आपकी नॉलेज बदलती रहती है। जब आप बच्चे होते हो तब आप कुछ सोचते हो, बड़े होते हैं जब आप और कुछ सोचते हो, आपकी थिंकिंग भी चेंज होती रहती है, आप समझ। तो आप एज सच भरोसा नहीं कर सकते किसी पे, या इस वर्ल्ड में कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है कि जिस पे हम डिपेंडेंट हो गए और अब वो चीज़ परमानेंट है। तो यही सफरिंग का कारण बनता है, क्योंकि ब्रेन किसी भी इंसान पे, किसी भी चीज़ पे डिपेंडेंट हो जाता है, और अब वो जो चीज़ है वो इम्परमानेंस है, वो परमानेंट नहीं, वो जा भी सकती है। तो इसी वजह से सफरिंग बनती है। भाई जैसे मैं किसी रिलेशनशिप में हूँ, मैं अपने पार्टनर पे डिपेंडेंट हूँ, मेरी खुशी, मेरा कंफर्ट, मेरी सिक्योरिटी सब उस चीज़ पे डिपेंडेंट है। बट अब वो इंसान चेंज होने लग जाता है, उसके इमोशंस चेंज हो जाते हैं, उसके थॉट्स चेंज हो जाते हैं, उसके सिचुएशंस चेंज हो जाती है, आप समझ। तो उस वजह से मुझे अब वो इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे पाता, मुझे वो इतना केयर नहीं दे पाता, या बहुत सारी, मतलब इस रिलेशनशिप में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। तो जब ये चेंजेस होते हैं ना, तब ब्रेन के लिए एक तरीके से थ्रेट होता है। इसी वजह से हमारे अंदर फिर फियर डेवलप्ड होता है, आप समझो। इसी वजह से हमारे अंदर एंग्जाइटी डेवलप्ड होती है, हमारे अंदर फियर डेवलप होता है, हमारे अंदर जेलिसी डेवलप होती है, आप समझो। तो इन सारी चीज़ें इसीलिए ये डेवलप्ड होती हैं, और इन्हीं सब चीज़ों से सफरिंग बनती है। तो ब्रेन हमेशा चाहता है कि मेरा जो रिलेशनशिप है वो हमेशा बना रहे, मेरे पास जो पैसा है वो हमेशा बना रहे, मेरी जो रिस्पेक्ट है लोगों के बीच में वो हमेशा बनी रहे, समझ रहे हो। तो ब्रेन हमेशा प्रेडिक्टेबिलिटी चाहता है, और जो वर्ल्ड है वो इम्परमानेंस है। तो इनका बीच का जो कॉन्ट्राडिक्शन है ना, उस वजह से सफरिंग चालू होती है। Being attached to a person gives you a comfort, security, a sense of identification. The consequences of all that is the loss of it, the fear of losing it, jealousy, anxiety, hatred, a sense of being deeply wounded. So, attachment will inevitably lead to all this. और ये जो सफरिंग है ना, तो फिर ये एज सच कभी ख़त्म नहीं हो पाती है, क्योंकि ये कोई बायोलॉजिकल अटैचमेंट नहीं है कि आपका बस अपनी मदर के ऊपर अटैचमेंट है, आपका और केवल मदर का ही अटैचमेंट है, आप समझ लो। ये बायोलॉजिकल अटैचमेंट तो है नहीं कि केवल दो लोगों के बीच का अटैचमेंट है, ये साइकोलॉजिकल अटैचमेंट है। अभी ये किसी से भी अटैचमेंट हो सकती है, आप समझो। क्योंकि बायोलॉजिकल अटैचमेंट का एक रियल ग्राउंड है, एक बायोलॉजिकल ग्राउंड है, एक नेचुरल ग्राउंड है। साइकोलॉजिकल अटैचमेंट का कोई ऐसा रियल ग्राउंड है नहीं। थॉट्स से ऑपरेट होता है, ये मेमोरी से ऑपरेट होती है, आप इमेजिनेशन से ऑपरेट होते हैं। तो इसका ऐसा कोई ग्राउंड नहीं है, तो इसकी कोई लिमिटेशन भी नहीं है। आप किसी से भी अटैच्ड हो सकते हो। लोग अपने धर्म से भी अटैच्ड हो जाते हैं, लोग अपनी छोटी सी गाड़ी से अटैच्ड हो जाते हैं, लोग अपने रिश्तेदारों से अटैच्ड हो जाते हैं, या बहुत सारी चीज़ें अलग, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, प्रॉपर्टी होती है, उससे अटैच्ड हो जाते हैं, आप समझ रहे हो। अपना शॉप होती है, अपनी जॉब होती है, अपनी कम्युनिटी होती है, अपना देश होता है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ब्रेन यहाँ पे साइकोलॉजिकल अटैचमेंट में क्या होता है, तो ब्रेन किसी भी चीज़ पे अटैच हो सकता है। तो अब इसमें क्या होता है कि इसी चीज़ से रिलेटेड कृष्णमूर्ति कहते हैं कि इफ़ यू आर अटैच्ड टू अ फर्नीचर यू आर दैट फर्नीचर। क्या बोलते हैं कि अगर आप किसी फर्नीचर से अटैच्ड हो तो आप वही फर्नीचर हो। It's not only to a person, to an idea, to a belief, to your own experiences, which is much more dangerous. Your own experience give you such sense of, excitement, sense of being alive. So, are we aware that we are attached to something or other? And you may be attached to a furniture, a piece of furniture. It's old, polished, well kept, and is immensely valuable. And you are attached to it. See what happens. When you are attached to a piece of furniture, you are that furniture. मतलब जब कृष्णमूर्ति ने ये बात बोली, या जब मैं ये चीज़ समझ रहा था, पढ़ रहा था, जब मैं ये सुन रहा था, तो मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि ये कृष्णमूर्ति मतलब बोल कह रहे हैं, और ये कैसे बोल रहे हैं कि भाई अगर मैं इस बोतल से अटैच्ड हूँ तो मैं यही बोतल लूँ, तो मैं ये बोतल क्या सोच सकता हूँ, मैं तो अलग हूँ। तो मुझे ये चीज़ एज सच समझ में नहीं आई वो बोल क्या रहा है। और धीरे धीरे जब मैंने समझने की कोशिश करी तब मुझे समझ में आया
मेरा एक दोस्त था, मुझे याद है ये चीज़ कि मेरा एक दोस्त था और वो अपनी बाइक से बड़ा अटैच था। मतलब उसकी नई नई बाइक थी, उसकी मदर ने उसको गिफ्ट की थी, तो उसके लिए बड़ी प्रेशियस चीज़ थी, वो उससे बहुत ज़्यादा लगाव था उसका। तो अब होता क्या था कि वो अपने बाइक से इतना अटैच था कि उस बाइक को जब भी कुछ होता तो वो सीधा मेरे फ्रेंड पे इफ़ेक्ट करता। आप समझ लो कैसे? जैसे अगर कभी भी उस बाइक पे स्क्रैच लग जाती तो एज सच वो स्क्रैच तो लगा मेटल के ऊपर, वो स्क्रैच लगा बाइक के ऊपर, बट वो रिएक्ट ऐसा करता था, मेरा दोस्त रिएक्ट ऐसा करता था कि वो स्क्रैच उसको लगा, जबकि स्क्रैच तो लगा मेटल को, स्क्रैच लगा बाइक को, बट दर्द उस ह्यूमन बीइंग को हो रहा है, दर्द उस इंसान को हो रहा है। चोट उस बाइक को लगी है पर नर्वस सिस्टम जो है वो पूरा मेरे दोस्त का चेंज हो रहा है, उसको गुस्सा आ रहा है। आप समझ रहे हो? तो वो जो एक ऑब्जेक्ट है ना, वो उसके पूरे इमोशनल सिस्टम को, उसके पूरे साइकोलॉजिकल सिस्टम को, उसके पूरी बॉडी को एक तरीके से कंट्रोल कर रहा है, उसके पूरी बॉडी को इन्फ्लुएंस कर रहा है। आप समझ रहे हो? तो उसकी गाड़ी पे कोई भी कोई स्क्रैच लगा देता या उसको ढंग से नहीं चलाता या उसको कभी भी कोई ध्यान नहीं रखता तो वो गुस्सा हो जाता है। आप समझ रहे हो? तो मेरे दोस्त के लिए उसकी जो बाइक है ना, अब वो केवल बाइक नहीं रह जाती। आप समझ रहे हो? मेरे दोस्त के लिए वो ऑब्जेक्ट नहीं रहता, अब वही ऑब्जेक्ट उसके साइकोलॉजिकल सेल्फ का एक एक्सटेंशन बन जाता है। आप समझ रहे हो? उसके ब्रेन ने उसी ऑब्जेक्ट को उसी का पार्ट बना दिया है, इसीलिए जब उस ऑब्जेक्ट को थ्रेट पहुंचता है या उससे कुछ भी होता है तब वो एग्जैक्टली ऐसा फील होता है कि वो मुझे लगा है। और यही चीज़ आप ये समझिए एक तरीके से हर चीज़ पर लागू होती है जिससे आप साइकोलॉजिकली अटैच्ड हो, और यही चीज़ आपके जो बिलीफ सिस्टम है या जो आपके आइडियाज़ है उसके साथ भी होता है। भाई मान लीजिए आप एक पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करते हैं और उस रिलीजन के जो आइडिया है उससे अटैच्ड है। अब अगर कोई उस रिलीजन के खिलाफ या उस बिलीफ के खिलाफ कोई क्रिटिसिज्म करता है या उसको कोई गलत बोलता है तो आपको वो एक एज ए पर्सनल अटैक फील होता है। क्योंकि अब वो बिलीफ जो है ना, वो केवल बिलीव नहीं है, वो आप ही का एक पार्ट है। उस बिलीव में आपकी सिक्योरिटी छुपी है। आप समझ रहे हो? और जब कोई उस बिलीफ के ऊपर क्रिटिसिज्म करता है तो उस सिक्योरिटी को खतरा पहुंचता है और फिर उससे डर पैदा होता है, उससे कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है, उससे वॉयलेंस पैदा होती है। और इसीलिए ना कृष्णमूर्ति बार बार कहते हैं कि अटैचमेंट फियर को पैदा करती है, क्योंकि जहाँ इस तरीके की अटैचमेंट होगी ना वहाँ लॉस की पॉसिबिलिटी तो होगी और जहाँ लॉस की प्रोबेबिलिटी होगी तो वहाँ तो डर होना ही होना है। आप समझ रहे हो? और यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये होती है कि इस साइकोलॉजिकल अटैचमेंट के कारण हमें जितनी ज़्यादा सफरिंग मिलती है, हम जितने ज़्यादा सफ़र होते हैं, ब्रेन उतनी ज़्यादा नई नई चीज़ों से अटैच होने की कोशिश करता है। अब ये सुनने में थोड़ा स्ट्रेंज लग सकता है, बट आप ये अगर थोड़ा सा ध्यान से ऑब्जर्व करो तो ब्रेन का काम क्या है? ब्रेन का काम है आपकी सिक्योरिटी ढूंढना, और ब्रेन आपकी सिक्योरिटी ढूंढते रहता है। तो ब्रेन आपकी सिक्योरिटी ढूंढने के लिए नई नई चीज़ों से अटैच्ड होता है, और जितनी नई नई चीज़ों से अटैच्ड होता है उतनी आपकी एक तरीके से सफरिंग की टेंडेंसी बढ़ जाती है, क्योंकि अब आप बहुत ज़्यादा चीज़ों से अटैच्ड हो। और इस वर्ल्ड में हर चीज़ इम्परमानेंस है, हर चीज़ चेंज होती रहती है। समझ? तो जितनी ज़्यादा डिपेंडेंसी होगी, जितने ज़्यादा अटैचमेंट्स होंगे उतनी ज़्यादा सफरिंग होगी, और जितनी ज़्यादा सफरिंग होगी उतना ज़्यादा खतरा होगा, और जितना ज़्यादा खतरा होगा तो ब्रेन और ज़्यादा चीज़ों से अटैच होने की कोशिश करेगा, या जिन चीज़ों से अटैच्ड है उससे और ज़्यादा अटैच होने की कोशिश करेगा। तो ब्रेन क्या करता है कि अपनी साइकोलॉजिकल सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए अपने सेल्फ का एक्सपेंशन करता है। पहले सिर्फ मैं था, समझ रहे हो? अब मेरा घर आ गया, मेरे पैसे आ गए, मेरी प्रॉपर्टी आ गई, मेरी वाइफ आ गई, और मेरा बिजनेस आ गया, मेरे पैसे आ गए, मेरे रेपुटेशंस आ गई, मेरा रिलीजन आ गया। आप समझ रहे हो? तो एज सच पहले केवल मैं था, आप समझ। अब धीरे धीरे मेरा ये मेरा वो, तो धीरे धीरे मेरे सेल्फ का एक्सटेंशन बढ़ रहा है। धीरे धीरे ये सारी चीज़ें अब ऑब्जेक्ट नहीं रही। आप समझ, ये सारी चीज़ें नहीं रह गई, ये मेरा ही पार्ट बन चुकी है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि इन सब का जो कारण है और ये जो भी हो रहा है, और ये जो अटैचमेंट का सिस्टम्स है, और ये जो भी साइकोलॉजिकल चीज़ें हैं जो अभी मैंने बात की, तो इन सब का जो मेन रीज़न है वो कृष्णमूर्ति कहते हैं कि हम अंदर से बड़े लोनली हैं। हम अपने अंदर एक इनकम्प्लीटनेस देखते हैं और हमारे अंदर एक एम्प्टीनेस है। आप समझ रहे हो? तो जब हम किसी चीज़ को मेरा कहते हैं, या जब कोई चीज़ हमारी हो जाती है, और जब या हम कहते हैं कि ये चीज़ मेरी है, तो इसमें क्या होता है ना कि हमें एक टेम्प्ररी सिक्योरिटी मिलती है, एक टेम्प्ररी रिलैक्सेशन मिलती है। लगता है कि जैसे हम थोड़े कंप्लीट हो गए। इसलिए ब्रेन और ज़्यादा चीज़ों को अपना बनाना चाहता है। और लाइक
और ज़्यादा अटैचमेंट, और ज़्यादा सेल्फ एक्सपेंशन या और ज़्यादा ओनरशिप किसी के ऊपर, ताकि एक तरीके से सिक्योरिटी बनी रहे और सिक्योरिटी सर्टेन रहे। पर ब्रेन को भी पता है कि इस वर्ल्ड में कुछ भी चीज़ परमानेंट नहीं है। ब्रेन अवेयर है, आप समझ, हम कॉन्शियस बीइंग है, तो हमें पता है वो चीज़। तो ब्रेन को पता है कि डेथ होती है या हर चीज़ किसी न किसी दिन मिटेगी ज़रूर, किसी न किसी दिन ख़त्म ज़रूर होगी। तो वो हमेशा कोशिश करता है कि या तो वो जिस चीज़ से अटैच्ड है उस पे अपनी अटैचमेंट की जो टेंडेंसी है उसे बढ़ाए, या दूसरी चीज़ों से अटैच्ड हो जाए, या और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों से अटैच्ड हो जाए। अब क्या होता है कि ब्रेन जितना ज़्यादा चीज़ों पे अटैच्ड होने की कोशिश करता है, हमारा सेल्फ का एक्सपेंशन उतना बढ़ता जाता है, और जितना सेल्फ का एक्सपेंशन बढ़ता है उतना ही हमारी थ्रेट की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। लाइक पहले मेरे पास केवल एक बाइक थी, तो मेरा जो अटैचमेंट था या जो मेरा जो सेल्फ का जो एक्सपेंशन था वो केवल उस बाइक तक था, केवल एक ऑब्जेक्ट पे था। तो अब उस बाइक पे कुछ भी होता तो मुझे दुख लगता। बट अब आप समझो कि अब बाइक के अलावा मेरे पास मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी वाइफ है, मेरे पैसे हैं, मेरी कार है, मेरा रिलीजन है, मेरे आइडियाज़ हैं, बहुत सारी चीज़ों में मैंने अपने सेल्फ को एक्सपेंड कर लिया, आप समझ रहे हो। तो जितनी ज़्यादा चीज़ों में मैं एक्सपेंड हुआ उतनी ज़्यादा चीज़ों से मुझे दुख होगा, या जितनी ज़्यादा मैं चीज़ों से अटैच हुआ हूँ उन सब पे मेरी डिपेंडेंसी ज़्यादा बढ़ गई है, तो उतनी ज़्यादा एक तरीके से थ्रेट होगा और उतनी ज़्यादा सिक्योरिटी का खतरा होगा। और ब्रेन को भी ये चीज़ पता है, तो वो और ज़्यादा चीज़ों पे अटैचमेंट होने की कोशिश करता है, और फिर और सफरिंग होती है, और एक तरीके से ये साइकोलॉजिकल अटैचमेंट का लूप में फंस जाते हैं हम। तो अब हम समझ गए हैं कि एक तरीके से बायोलॉजिकल अटैचमेंट क्या है और साइकोलॉजिकल अटैचमेंट क्या है, साइकोलॉजिकल अटैचमेंट किस तरीके से होती है, और साइकोलॉजिकल अटैचमेंट हमारे लिए क्यों बुरी है। हम ये समझ गए हैं कि हम एज सच किसी इंसान से प्यार नहीं करते, या एज सच हम किसी ऑब्जेक्ट से प्यार नहीं करते। जहाँ हमें कंफर्ट मिलता है, जहाँ हमें सिक्योरिटी मिलती है, जहाँ हमारा फ़ायदा हो रहा है, हम वहाँ अटैच हो जाते हैं और उस पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। और जब हम उस पर डिपेंडेंट होते हैं तो हमारी सिक्योरिटी उस इंसान के ऊपर, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड हो जाती है। ये चीज़ हम समझ गए। तो साइकोलॉजिकल सफरिंग और जो साइकोलॉजिकल अटैचमेंट है उसका एक तरीके से हमने पूरा स्ट्रक्चर समझ लिया है। तो अब एक क्वेश्चन आता है या बात ये होती है कि अब इसका सॉल्यूशन क्या है। तो जब भी हम हमारे अटैचमेंट को देखते हैं और उस अटैचमेंट से होने वाली सफरिंग को देखते हैं, तो ब्रेन जो सबसे पहले जो सॉल्यूशन निकालता है वो होता है डी अटैचमेंट। ब्रेन देखता है कि आप इस चीज़ से अटैच थे, इस चीज़ ने आपको बहुत ज़्यादा सफरिंग पहुंचाई, एक काम करो इससे दूर हो जाओ या इससे डी अटैच्ड हो जाओ। लाइक मैं किसी इंसान से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हूँ और मैं उस इंसान को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, एंड एनी हाउ क्या होता है कि वो इंसान मुझे छोड़कर चला जाता है, या हमारा ब्रेकअप हो जाता है, या वो मर जाता है, आप ये समझो। तो जब वो नहीं होता या जब मेरा दिल टूटता है उसके नहीं होने से, तो बहुत ज़्यादा सफरिंग होती है, ब्रेन को बहुत ज़्यादा सफरिंग सहन करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है, बहुत ज़्यादा जेलेसी होती है, बहुत ज़्यादा डर लगता है, आप समझो, बहुत सारी चीज़ें होती है बॉडी के अंदर। पूरा नर्वस सिस्टम एक तरीके से स्ट्रेस में आ जाता है, रोना आ जाता है, आप समझ रहे हो। तो ब्रेन आपकी बॉडी के कंडीशंस को देखता है और उसको ये चीज़ें बहुत एक तरीके से थ्रेट जैसी लगती है, तो ब्रेन तुरंत क्या करता है कि इससे डी अटैच हो जाओ। ब्रेन सीधा सॉल्यूशन निकालता है, या ब्रेन सीधा इन्वेंशन करता है कि इससे डी अटैच हो जाओ, या इससे बात मत करो, या आप समझ रहे हो, लाइक इसका ऑपोजिट ढूंढने की कोशिश करता है कि मुझे अब किसी से अटैच नहीं होना है, या लाइक सारे लड़के ऐसे होते हैं या सारे लड़कियाँ ऐसी होती है, आप समझ रहे हो। तो ब्रेन क्या करता है, सीधा डी अटैचमेंट की तरफ भागता है। बट आप थोड़ा सा आप ये सोचिए कि क्या डी अटैचमेंट एक्चुअली में अटैचमेंट का ऑपोजिट है, क्या डी अटैचमेंट एक्चुअली में अटैचमेंट का सॉल्यूशन हो सकता है। तो कृष्णमूर्ति इसके ऊपर ये कहते हैं कि जो डी अटैचमेंट आपको अटैचमेंट का ऑपोजिट लगता है, या जो अटैचमेंट का सॉल्यूशन लगता है, वो डी अटैचमेंट केवल एक तरीके से एक आइडिया है, केवल एक कॉन्सेप्ट है जो कि ब्रेन ने इन्वेंट किया है अपने अटैचमेंट की सफरिंग को देख के। भाई ब्रेन ने देखा कि आपको अटैचमेंट से सफरिंग होती है, तो ब्रेन अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए एक नए थॉट की इन्वेंशन करता है कि लेट्स बी डी अटैच्ड। If detachment is the opposite of attachment, that detachment is an idea, is a concept, is a conclusion that thought has brought about, realizing that attachment produces a lot of trouble, lot of conflict, jealousy, anxiety, and so on and so on. So thought says, by Jove, much better be detached.
Detachment is a non-fact, right? Whereas attachment is a fact. I don't know if you're following on this. बट अगर आप इस चीज़ को बारीकी से देखो तो ये जो डी अटैचमेंट है ये केवल एक आइडिया है जो कि ब्रेन से निकला है, जबकि आप ये देखो कि अटैचमेंट तो रियल है। अटैचमेंट को आप ऑब्जर्व कर सकते हो, अटैचमेंट का रियल ग्राउंड है, अटैचमेंट फैक्ट है। अटैचमेंट से आपको सफरिंग होती है, आप अटैचमेंट को ऑब्जर्व कर सकते हो, आप अटैचमेंट को देख सकते हो, आप समझ रहे हो। तो अटैचमेंट तो एक फैक्ट है, बट डी अटैचमेंट बस एक आइडिया है जो कि ब्रेन ने बनाया है, बस एक कॉन्सेप्ट है। तो ये जो आइडिया है डी अटैचमेंट का, ये भी एक तरीके से अटैचमेंट का ही पार्ट है, बट एक तरीके से आप ये समझो डायरेक्शन चेंज कर लिया है, समझ रहे हो भाई। ब्रेन क्या करता है ना, हर चीज़ का ऑपोजिट ढूंढ लेता है। लाइक अगर वॉयलेंस है तो हमेशा सोचता है कि नॉन वॉयलेंस वॉयलेंस का ऑपोजिट होगा, और जैसे डर है, फियर है, तो ब्रेन सोचता है कि जो फियरलेस है वो उसका सॉल्यूशन है। तो ब्रेन सोचता है जो अटैचमेंट है वो डी अटैचमेंट होगा, उसका ऑपोजिट, समझो। बट आप ये समझो कि जो वॉयलेंस है या जो डर है या जो गुस्सा है ये फैक्ट है, आप समझ रहे हो। वॉयलेंस एक फैक्ट है, बट नॉन वॉयलेंस एक आइडिया, एक थॉट है। आप समझते हो कि चलो ये वॉयलेंस है तो इसका जो उल्टा होगा वो नॉन वॉयलेंस होगा। इसलिए जब आप डी अटैचमेंट की तरफ बढ़ते हो तो आप एक तरीके से इल्यूजन की तरफ बढ़ रहे होते हो, समझो। ब्रेन को लगता है कि डी अटैचमेंट सही सॉल्यूशन है, ब्रेन को लगता है कि सफरिंग से बचने का जो तरीका है या जो एक चांस है या जो ऑप्शन है वो डी अटैचमेंट है। बट आप ये देखो कि जब आप डी अटैचमेंट की तरफ बढ़ते हो तब आप एक तरीके से कोल्ड हो जाते हो, आप एक आइसोलेशन में चले जाते हो, आप और ज़्यादा अकेले हो जाते हो, आप एक तरीके से नम हो जाते हो, आप एकदम रूखे हो जाते हो, आप समझ रहे हो। आप किसी से बात नहीं करते, आपकी थिंकिंग एक स्टेबल हो जाती है और आप रूड हो जाते हो, आप समझ रहे हो। तो आपको लगता है कि ये डी अटैचमेंट सही ऑप्शन है, बट ये डी अटैचमेंट भी ब्रेन का ही बनाया हुआ एक कॉन्सेप्ट होता है जो कि अटैचमेंट से बचने के लिए होता है। We can see clearly that the fact and that which is not, right? That which, when attachment is there, to cultivate detachment is a movement towards illusion. And in that illusion, you become cold, because that's illusion, it is a reality. You become cold, hard, bitter, isolated, without any sense of affection. तो जब हम डी अटैचमेंट की तरफ जाते हैं तो एक तरीके से हम इल्यूजन की तरफ जाते हैं, और यही इल्यूजन एक तरीके से हमारे फिर दुख का कारण बनता है, क्योंकि आप रियलिटी और एक कॉन्सेप्ट के बीच फंस जाते हो, आप एक फैक्ट और नॉन फैक्ट के बीच में फंस जाते हो। आपके अंदर ही एक डिवीजन पैदा हो जाता है, क्योंकि भाई एक आपका सेल्फ है जो कि अटैच्ड है और वही सेल्फ डी अटैचमेंट की तरफ जा रहा है, आप समझ रहे हो। जो ब्रेन अटैच्ड है वही ब्रेन डी अटैचमेंट होने की कोशिश कर रहा है, आप समझ रहे हो। तो आपके अंदर ही एक तरीके से दो डिवीज़न हो जाते हैं, तो एक अटैचमेंट की तरफ जाता है जो एक अटैच्ड है, जो रियलिटी है, और एक डी अटैचमेंट की तरफ जाने लग जाता है। तो आपका स्ट्रगल आपके साथ ही होने लग जाता है, और ये कभी सॉल्यूशन हो नहीं सकता, आप समझो। क्योंकि हम जब भी कोई गोल बनाते हैं ना, कि जैसे मैं अटैच्ड हूँ तो मुझे डी अटैच्ड होना है, या जब मैं अटैच्ड हूँ और मुझे अटैचमेंट को हटाना है, तो जब भी हम गोल बनाते हैं ना, तो ये जो गोल का क्रिएशन है ना, ये पूरा थॉट बेस्ड होता है, आप समझो। ये एक आइडिया होता है। और लाइक आप इस चीज़ को समझो कि जैसे आप सिगरेट से अटैच्ड हो, आपको एडिक्शन है सिगरेट का, तो आपका जो अटैचमेंट है सिगरेट के साथ और आपका जो एडिक्शन है वो रियल है, बट आप एक दिन देखते हो यार ये नुकसान करती है आपको, और आपके लंग्स को ख़राब कर सकती है, आपको लाइफ को ख़राब कर सकती है। तो एक दिन आप गोल बनाते हो कि यार मैं इसको छोड़ूंगा, अब मुझे सिगरेट छोड़नी है। तो जो सिगरेट के साथ जो आपका अटैचमेंट है वो रियल है। आपके बॉडी में मतलब डोपामिन रिलीज़ होते हैं जब आप वो पीते हो, या जब आप नहीं पीते हो तब बॉडी के अंदर एक क्रेविंग पैदा होती है, आप समझ। तो जो अटैचमेंट है सिगरेट से रिलेटेड वो एकदम रियल है, वो एकदम नेचुरल, आप समझ रहे हो। बट उसको छोड़ने का जो आप कॉन्सेप्ट बना रहे हो वो केवल एक कॉन्सेप्ट, आप वो एक थॉट है। आपने बोला कि भाई आज के बाद मैं सिगरेट नहीं पीऊँगा, तो ये बस एक थॉट का इन्वेंशन है, ये गोल है। तो गोल कभी सॉल्यूशन हो नहीं सकता। तो फिर इसलिए क्या होता है ना कि डी अटैचमेंट का सॉल्यूशन होता नहीं है। तो अगर अब डी अटैचमेंट का सॉल्यूशन नहीं है तो फिर अटैचमेंट का सॉल्यूशन क्या है? तो इसके सॉल्यूशन में कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जब आप अटैचमेंट को बिना किसी मोटिव के देख लेते हो, जब आप अटैचमेंट को बारीकी से अवेयरनेस के साथ ऑब्जर्व करते हो,
जब आप अटैचमेंट को किसी थॉट के थ्रू नहीं देखते हो, किसी इमेजिनेशंस के थ्रू नहीं देखते हो, किसी आइडिया के थ्रू नहीं देखते हो, जो अटैचमेंट एज ए फैक्ट है उसको एज ए फैक्ट देख लेते हो, तब जो अटैचमेंट है वो ऑटोमेटिकली खुद ही डिसॉल्व होने लग जाता है। अब इसका मतलब क्या है, इस चीज़ को बारीकी से समझना। लाइक हम जो ऑब्जर्वेशन करते हैं, हमारी जो ऑब्जर्वेशन है वो कैसे होती है कि जैसे हम कहते हैं कि आई एम ऑब्जर्विंग द अटैचमेंट। हमारे ऐसा होता है कि भी अगर मुझे अटैचमेंट है, वो मुझे सफरिंग हो रही है, तो अब मैं इस अटैचमेंट को ऑब्जर्व करूँगा। आप समझ रहे हो? तो मैं ऑब्जर्व करूँगा, तो मैं और जो अटैचमेंट है वो अलग अलग हो गए। आप समझो, एक मैं हो गया ऑब्जर्व करने वाला और एक दूसरी चीज़ हो गई ऑब्जर्व करने वाली। तो मैं और अटैचमेंट यहाँ क्या हुआ, यहाँ अलग अलग हो गए। अटैचमेंट और मेरे बीच में एक डिवीजन सा आ जाता है। आप समझ रहे हो? तो ये जो अटैचमेंट का तरीका है, ये अटैचमेंट का तरीका सही नहीं है, क्योंकि ये जो अटैचमेंट है ये एक तरीके से थॉट्स के लेवल पे चल रहा है या थॉट्स के थ्रू चल रहा है। और जब वो थॉट्स के थ्रू ऑब्जर्वेशन चलेगी ना, तो उसमें बहुत सारे आइडियाज़ आएंगे, कॉन्सेप्ट्स आएंगे, फिर वो डी अटैचमेंट वाली चीज़ें आएंगी। आप समझ रहे हो? तो कृष्णमूर्ति क्या कहते हैं कि कृष्णमूर्ति कहते हैं कि इस चीज़ को ऐसे ऑब्जर्व नहीं करना है। इस चीज़ को आपको बिना किसी थॉट्स के इन्फ्लुएंस में आके जो आपके अंदर अटैचमेंट है उसको एकदम अवेयरनेस के साथ ऑब्जर्व करना है कि आपके साथ हो क्या रहा है, ये जो अटैचमेंट है ये एक्चुअली में क्या है। इस अटैचमेंट की जो पूरी मूवमेंट है, इस चीज़ को बिना किसी वर्बलाइजेशन के, बिना किसी थॉट्स के देखना है आपको। समझ रहे हो? और जो एक्चुअली में जो फैक्ट है अटैचमेंट, उसको एज इट इज़ देख लेना। आप सुनो, एक तरीके से मतलब आप किसी भी चीज़ को किसी जरिए से नहीं देख रहे भाई। आप ऐसे समझो कि आप किसी पेड़ को पहली बार देखते हो, समझना। तो जब आप उस पेड़ को पहली बार देखते हो, तब उस पेड़ से रिलेटेड आपके पास कुछ नहीं होता है। उस पेड़ से रिलेटेड आपके पास कोई मेमोरी नहीं है, आप उस पेड़ से रिलेटेड किसी भी तरीके की नॉलेज आपके पास नहीं है। तो जब आप उस पेड़ को पहली बार देखते हो, तो आप उस पेड़ को एकदम नेचुरली और एकदम सीधा देखते हो। समझ रहे हो? बट आप ये सोचो कि अगर उस पेड़ को देखने से पहले मैं आपके माइंड में पहले ही बहुत 2-3 चीज़ें बता दूं उस पेड़ से रिलेटेड, कि वो पेड़ इस कलर का होता है, उस पेड़ का नाम ये है, उस पेड़ में ये पत्तियां होती हैं। आप समझ रहे हो? तो अब आपके पास उस पेड़ से रिलेटेड कुछ पर्टिकुलर नॉलेज है पहले से फीड, आपके पास एक इमेज है पहले से उस पेड़ से रिलेटेड। तो अब जब आप उस पेड़ को देखने जाओगे ना, तब आप उस पेड़ को सीधा नहीं देखोगे, एज इट इज़ नहीं देख पाओगे। अब आप उस पेड़ को अपनी मेमोरी के थ्रू देख रहे हो। अब आप उस पेड़ को आपके पास जो नॉलेज है उसके थ्रू देखोगे। पहले आप एकदम सीधा देख रहे थे भाई, एज इट इज़ जो है वो देख रहे थे। आप समझ। तो कृष्णमूर्ति क्या कह रहे हैं, आपको अपनी नॉलेज के हिसाब से नहीं देखना, आपको अपने थॉट्स से नहीं देखना। आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो अटैचमेंट के थ्रू बुरे एक्सपीरियंसेस हुए हैं, आपकी जो मेमोरी है, आप समझो। तो अगर आपने उसके थ्रू देखा अटैचमेंट को, तो फिर वही सॉल्यूशन निकलेगा जैसे डी अटैचमेंट, और ये थॉट्स के बेसिस के लेवल पे डिप्रेशन, एंजाइटी होगी, और फिर इसी तरीके का सॉल्यूशन निकलेंगे। तो कृष्णमूर्ति कहते हैं कि आपको बस सीधा देखना है, जो ऑब्जर्वेशन है, जो अवेयरनेस के साथ देखना है, जो आपके अंदर जो अटैचमेंट है। जब आपको जब आपका दिल टूटता है या जब आपको बुरा लगता है, जब आपको अटैचमेंट के कारण सफरिंग होती है, तो उस सफरिंग को सीधा देखना है। कुछ सोचना नहीं है कि ये सफरिंग क्यों हो रही है, क्यों नहीं हो रही है, इस सफरिंग को मिटाना है, इसको कैसे मिटाऊँ। किसी भी तरीके की वर्बलाइजेशन नहीं करनी है, बस जो बॉडी में हो रहा है वो एक एग्जैक्टली उस चीज़ को देखना है। बॉडी में क्या हो रहा है, हेडेक कैसे हो रहा है, ब्रीथिंग कैसे तेज़ चल रही है, हार्ट बीट कैसे चल रही है, ये ऑब्जर्वेशन आप समझो। इस तरीके की ऑब्जर्वेशन करनी है जिसमें किसी भी तरीके का मोटिव ना हो। तब आपको समझ में आएगा कि आप और वो जो अटैच्ड जो चीज़ है जिससे आप अटैच्ड हो, या जो आपकी अटैचमेंट है, वो अलग अलग नहीं है। आप और वो अटैचमेंट एक ही हो, वो अटैचमेंट आप ही हो, वो अटैचमेंट आप ही का हिस्सा है, आप ही का एक स्ट्रक्चर है। That is, am I looking as though it was something apart from me? The microphone is apart from me. But attachment, emotions are part of me. Attachment is the me. If I have no attachment, there is no me. और जब आप इस तरीके का ऑब्जर्वेशन करते हो और जब आपको पता चल जाता है कि आप और आपका जो अटैचमेंट है वो एक ही है, आप ही वो अटैचमेंट हो, उसमें कोई फ़र्क नहीं है,
तो अब क्या होता है कि अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं निकलता। आप समझे भाई, पहले ऐसा था कि भाई मैं हूँ और मुझे अटैचमेंट है, तो एक मैं हो गया और एक अटैचमेंट हो गया। तो अब मैं उस अटैचमेंट के लिए बहुत सारी चीज़ें कर सकता था। मैं उसे कंट्रोल कर सकता था, उसके लिए आइडिया सोच सकता था, उसको सप्रेस कर सकता था, या उसके लिए डी अटैचमेंट का प्लान बना सकता था। मैं बहुत सारी चीज़ें कर सकता था क्योंकि वो पहले मैं उसे अलग समझता था। बट अब वो मेरा ही हिस्सा है, वो अब वो मैं ही हूँ, अब वो अटैचमेंट, आप समझ रहे हो। तो अब मैं उसका क्या कर सकता हूँ, आप समझ रहे हो। तो जब ये चीज़ आपको समझ में आ जाती है ना, तब आपके पास कोई ऑप्शन बचता नहीं है और केवल प्योर ऑब्जर्वेशन बचती है। आपके पास और कोई रास्ता नहीं बचता, केवल ऑब्जर्वेशन ही एक ऑप्शन बचता है। और वो जो ऑब्जर्वेशन होती है, जो प्योर अवेयरनेस के साथ होती है, उसमें कोई मोटिव नहीं होता, उसमें कोई चॉइस नहीं होती, या उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती कि इस तरीके से ऑब्जर्वेशन करनी है या इस तरीके से। आप सुनो, वो बस एक प्योर ऑब्जर्वेशन है। वो बस आप मतलब बस केवल उस चीज़ को जो है वो उस तरीके के देख रहे हो, एज ए रियलिटी, जो रियलिटी उसको एज इट इज़ देख रहे हो। जो अष्टवक्र गीता में कहते हैं ना, जो साक्षी होना है हर चीज़ का, या किसी भी चीज़ का जो साक्षी होना होता है वो होना होता है। तो ये जो कृष्णमूर्ति जिस ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं, ये वही चीज़ है। बस आपको साक्षी होना है कि आपके साथ एक्चुअली में हो क्या रहा है। When there was division between me and attachment, I could do something about it. Right? You follow this? I could control it. I could say, no, I mustn't be, or suppress it, or do something about it all the time. Right? But if it is me, what can I do? I can't do anything, can I? I can only observe. You see the difference? Before, I acted upon it. Now, I can't act upon it because it's me, it's my arm, it's part of me. So, all that I can do is to observe. तो जब आप इस तरीके से ऑब्जर्वेशन करते हो, तब आपके पास ऐसा कोई रास्ता नहीं होता है केवल ऑब्जर्वेशन के अलावा। तो होता क्या है कि आपकी जो पूरी एनर्जी है और आपकी जो पूरा अटेंशन है आपका, जो वो पूरा अटेंशन उस ऑब्जर्वेशन में चला जाता है। पूरी एनर्जी, पूरा अटेंशन उस ऑब्जर्वेशन में होता है। और उस अटेंशन के होने से क्या होता है कि वो जो अटैचमेंट है वो ऑटोमेटिकली कम होने लग जाता है, वो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व होने लग जाता है। क्योंकि आप ये ध्यान से समझो और समझने की कोशिश करो कि जब अटेंशन नहीं होती है तभी तो हमारा अटैचमेंट होता है। भाई अगर आपके पास अटेंशन है, अगर आप अवेयर हो, तब आप किसी चीज़ से अटैच हो ही नहीं सकते, क्योंकि आप एज इट इज़ उस सिस्टम को देख लेते हो, उस मूवमेंट को देख लेते हो कि कैसे मैं किसी इंसान से अटैच्ड हो रहा हूँ, कैसे मैं किसी फ़ोन से अटैच्ड हो रहा हूँ, कैसे मैं किसी ऑब्जेक्ट से अटैच्ड हो रहा हूँ। उस ऑब्जेक्ट के अटैचमेंट के कारण मुझे क्या सफरिंग हो रही है, या मैं कैसे डिपेंडेंट हो रहा हूँ। जब आप अवेयरनेस के साथ इस पूरे मूवमेंट को देख लोगे ना, तो ऑटोमेटिकली अटैचमेंट होगा ही नहीं। Now, in that observation, all energy is centered. It's only when there is the lack of energy, there's attachment. तो जब आप किसी भी चीज़ के कॉन्सिक्वेंसेस को अटेंशन के साथ, अवेयरनेस के साथ देख लेते हो ना, तो उसका इन्फ्लुएंस ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। आप इस चीज़ को ऐसे समझो कि जब आपका हाथ जलता है, या जब आप अपना हाथ आग के अंदर डालते हो और आपका हाथ जलता है, तो फिर सेकंड टाइम आपको कोई सोचना थोड़ी पड़ता है कोई चीज़, या थॉट्स नहीं बनाने होते हैं, या कुछ आइडिया नहीं बनाना होता कि मैं इस तरीके से अब हाथ नहीं डालूंगा आग के अंदर। वो आपके अंदर एज ए फैक्ट इस्टेब्लिश्ड हो जाता है कि अब आग के अंदर हाथ नहीं डालना है। वो क्लियर्ड है, आप समझो। उसके लिए कोई मतलब कोई थॉट्स नहीं चाहिए, कोई प्लानिंग नहीं चाहिए, कोई मोटिव नहीं चाहिए। वो आपको समझ में आ गया कि आपका हाथ जलता है उससे। वैसे ही जब आप प्योर अवेयरनेस के साथ, अटेंशन के साथ किसी भी चीज़ को देख लेते हो ना, तब उसका इन्फ्लुएंस ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। भाई जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जब आपको हर्ट होता है, तो उस समय जब आपको हर्ट होता है, जब आप उस मोमेंट को ऑब्जर्व करते हो अपनी बॉडी को, उस हर्ट क्यों हो रहा है, कौन सी इमेज को आपके हर्ट हो रहा है, तो जब वो उस मोमेंट को आप ऑब्जर्व करते हो तो वो हर्ट ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। कैसे? भाई आप ये समझो कि आपको कोई भी इंसान गाली देता है, जैसे आप कहीं जा रहे हो और आपको किसी ने गाली दे दी, तो आप बिना सोचे तुरंत उसको वापस फायर बैक करते हो, वापस उसको गाली दे देते हो, और फिर बात बिगड़ जाती है और झगड़ा हो जाता है। आप समझ रहे हो? बट अगर आप अटेंटिव हो, अगर आप अवेयर हो, आप समझ रहे हो, तब आप समझ पाओगे कि गाली केवल एक शब्द ही है। भाई गाली केवल शब्द है, एक शब्द का फॉर्म है, आप समझ रहे हो, एक तरीके से आवाज़ है वो। भाई आप किसी भी गाय को गाली निकालो, गाली का ऐसा कोई रियलिटी ग्राउंड नहीं है, आप समझ रहे हो, वो केवल एक लैंग्वेज है। तो अब आप अगर अटेंटिव हो तो आप समझ जाते हो कि कैसे 4-5 शब्द
आपके ब्रेन में घुसते हैं और उस ब्रेन को पूरा ख़राब कर देते हैं, और उस ब्रेन को एज ए थ्रेट समझ में आती है वो चीज़, गाली। और जब वो थ्रेट समझ में आती है तब आपको गुस्सा आता है अंदर से, और जब आपको गुस्सा आता है तब आप बिना सोचे उसको गाली दे देते हो। तो ये जो मूवमेंट है ये पूरा इनअटेंटिव में मूवमेंट है भाई। अगर आप अटेंटिव होते तब आपको उस गाली का फ़र्क नहीं पड़ता। आप समझ रहे हो? You are attached. You know, you have intellectually or actually observed the consequences of attachment with its conflict, fear, and so on. Or you have an insight into attachment. If you have an insight into attachment, because you see the whole moment, the movement of it, then there is an ending of it. बुद्ध की एक कहानी भी है कि जब वो गांव जाते थे तब काफ़ी लोग उनको गालियाँ निकालते थे, क्योंकि वो सन्यास के लिए बोलते थे। तो युवा, बहुत सारे जो युवा होते थे या लड़कियां होती थी, लड़के होते थे, वो अपना घर बार छोड़ देते थे। तो आसपास के गांव वाले परेशान होते थे, और वो गांव वाले क्या करते थे, बहुत सारी गालियाँ निकालते थे। तो बुद्ध क्या करते थे, जैसे उनको गालियाँ पड़ती तो बुद्ध नमस्कार करके आगे निकल जाते। फिर अगला गांव जाता, वहाँ भी उनको गालियाँ पड़ती, फिर बुद्ध नमस्कार करके आगे चले जाते। तो फिर क्या हुआ ना, एक गांव में लोगों ने बहुत ज़्यादा गालियाँ निकाली, तो बुद्ध नमस्कार के आगे बढ़ने लगे। तो गांव वालों ने बुद्ध को रोक लिया कि हम आपको गालियाँ निकालते हैं और आप उसका रिएक्शन क्यों नहीं देते। तो बुद्ध क्या बोलते हैं कि अगर आप 5 से 6 साल पहले आते जब मैं राजा था, और अगर आप तब मुझे गालियाँ निकालते तो शायद मैं आपसे झगड़ा भी कर लेता, शायद मैं अपनी तलवार निकाल कर आपको मार भी देता। बट इस समय ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब मैंने अपने आप को समझ लिया, अब मैंने इस मूवमेंट को देख लिया, इस पूरे अवेयरनेस को देख लिया। आप समझ रहे हो? आपके जो शब्द है वो मेरे कानों तक आते हैं और वहीं से लौट जाते हैं, वो सब मेरे भीतर नहीं जा पाते। आप समझ रहे हो? वो सब जो आवाज़ है आपकी, जो लैंग्वेज है, वो अब मुझे इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती। वो आवाज़ आपकी, वो जो आपके शब्द है ना, वो मेरे माइंड को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, मेरे माइंड को ख़राब नहीं कर सकते। तो जब आप अटेंटिव होते हो ना, तब ऑटोमेटिकली वो चीज़ डिसॉल्व होने लग जाती है। तो कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जब आप इस तरीके से ऑब्जर्व करते हो ना, और अवेयरनेस के साथ ऑब्जर्व करते हो, तो धीरे धीरे आपका जो अटैचमेंट है वो डिसॉल्व होने लग जाता है, धीरे धीरे अटैचमेंट ख़त्म होने लग जाता है। और चूंकि आप ही वो अटैचमेंट हो, तो धीरे धीरे आप भी ख़त्म होने लग जाते हो, धीरे धीरे आप भी मरने लग जाते हो। तो वो इस फ्रेज को इस तरीके से कोट करते हैं कि लिविंग एंड डाइंग ऑल टुगेदर एट द सेम टाइम, लिविंग एंड डाइंग एट द सेम टाइम। आप एक ही समय में मर भी रहे हो और एक ही समय में आपको एक नई लाइफ भी मिल रही है। Totally free of attachment now, which is death. You understand what I'm saying? Totally detached. So why can't I be free of my attachment? Now, therefore, living and dying are together all the time. I wonder to see the beauty of it. और ये जो चीज़ है ना, ये एक पैराडॉक्स है। आप समझो, ये बड़ी डीप बात, अगर आप इस चीज़ को समझ सको। वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि आप ये समझो कि आप बोलते हो कि मैं ये हूँ, या आप बोलते हो मैं आरव हूँ। आप समझ लो, आप बोलते हो मैं ये हूँ या मैं जो भी हूँ। तो आप जो हो वो क्या हो? आप इस चीज़ को थोड़ा सा बारीकी से ऑब्जर्व करो। जब आप छोटे बच्चे होते हो, जब कोई भी छोटा बच्चा होता है, तो उसके पास किसी भी तरीके की नॉलेज नहीं होती है, उसके पास किसी भी तरीके का थॉट्स नहीं होते। तो वो एक तरीके से पूरा नेचुरल होता है और एकदम बायोलॉजिकल होता है वो, एक तरीके से आप ये समझो। उसके पास किसी भी तरीके के थॉट्स नहीं होते, तो उसके पास किसी भी तरीके का सेल्फ का सिस्टम नहीं होता है, उसके पास कोई इंडिविजुअलिटी का कोई सिस्टम नहीं होता है। बट धीरे धीरे क्या होता है कि वो बच्चा लैंग्वेज सीखता है, शब्द सीखता है, उन शब्दों से सीखता है कि भाई मैं ये हूँ, ये बोलना सीखता है। उसके अंदर एक सेंस आता है कि भाई मैं ये हूँ। समझ रहे हो? अब वो उस नेचर से अलग हो जाता है और अब उसके पास अपनी नॉलेज होती है। धीरे धीरे वो बड़ा होता है, वो बहुत सारी चीज़ें सीखता है, उसकी सोसाइटी, उसका फैमिली, उसके दो, आप समझ, बहुत सारी कंडीशनिंग होती है। धीरे धीरे वो बहुत सारी चीज़ें सीखता है, उसकी नॉलेज बढ़ती है और उसका जो भी पूरा एक्सपीरियंस होता है वो एक तरीके से उसकी मेमोरी होती है एक तरीके से। और उसका उसका जो भी कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस होता है ना, वो पूरा उसकी मेमोरी होता है। उसके मेमोरी के बिना कुछ नहीं। भाई अगर मैं बोलता हूँ कि भाई मैं आरव हूँ, मैं इंटेलिजेंट हूँ और मैं एक लड़का हूँ, आप सब, तो जो भी ये मैं बोल रहा हूँ, ये मैं ये हूँ, मैं वो हूँ या मैं ये हूँ, आप समझ, तो ये मैं बोल कैसे पा रहा हूँ? आप समझ रहे हो? ये मैं कैसे
एक्सप्रेस कर पा रहा हूँ, समझ रहे हो। इसका एक रीज़न है कि मेरे पास इस चीज़ के लैंग्वेज है, इस चीज़ के थॉट्स हैं, मेरे पास शब्द है इस चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए। मेरे पास मेमोरी, अगर मेरे पास मेमोरी नहीं होती तो ना तो मैं अरब हूँ, ना मैं अच्छा हूँ, ना मैं बुरा हूँ, ना मैं हिंदू हूँ, ना मैं लड़का हूँ, आप समझ रहे हो, मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो मेरा जो कॉन्शियसनेस है, मेरी जो भी समझ है ना, वो एक तरीके से मेरी मेमोरी है। तो अब मेरी मेमोरी कैसे बनी है, मेरे बचपन से लेके अभी तक का जो भी एक्सपीरियंसेस है, आप समझ रहे हो। भाई मैं स्कूल जाता था, मैं अच्छे मार्क्स लाता था, तो मुझे टीचर बोलती थी ये अच्छा लड़का है, तो मेरी एक इमेज बनी कि मैं अच्छा लड़का हूँ, मैं एक स्मार्ट लड़का हूँ, मैं पढ़ाई में अच्छा हूँ, मैं एक तरीके से मैं गाना अच्छा गाता हूँ, आप समझ। तो बहुत सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें जो मैं बोल पा रहा हूँ या जो मैं कह पा रहा हूँ, इसका एक कारण है मेरी मेमोरी, आप समझ रहे हो। तो मेरा जो कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस है, मेरी जो मेमोरी है, ये मैं बनाता है, सेल्फ बनाता है, और यही थॉट्स, यही मेमोरी से हम इस दुनिया को देखते हैं, आप समझ रहे हो। भाई मेरी बचपन से कंडीशनिंग हुई है कि तू हिंदू है, तो मैं अपने आप को एक हिंदू मानता हूँ, आप समझ रहे हो। मैं इस चीज़ पे क्वेश्चन नहीं करता हूँ कि भाई मैं हिंदू क्यों हूँ, हिंदू क्या है, हिंदू होने का कारण क्या है, मैं इस चीज़ को नहीं देखता हूँ। जो मेरी कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस है, जो मेरी मेमोरी में, उसी के थ्रू दुनिया को देखता हूँ, मैं उसी के थ्रू चलता हूँ, आप समझ रहे हो। तो इसी के थ्रू मुझे गुस्सा भी आता है, इसी के थ्रू मुझे अटैचमेंट्स भी होती है, इसी के थ्रू मेरी बहुत सारी इमेजेस बनती है, आप समझ। तो एक तरीके से ये पूरे जो थॉट्स हैं ना, ये मुझे एक तरीके से इंडिविजुअल बनाते हैं। ये जो सारे थॉट्स हैं, ये मुझे मैं बनाते हैं, आप समझ रहे हो। और बचपन से लेके बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं मैंने, आप समझ रहे हो। बचपन से लेके बहुत सारी चीज़ों से कंडीशनिंग हुई है, बहुत सारे मेरे बिलीव्स हैं जो मैं बनाता है। तो जब कृष्णमूर्ति बोल रहे हैं कि जब आप ऑब्जर्व करते हो ना, तब बहुत सारी चीज़ें होती है, ऑब्जर्व करते हो तब आपका अटैचमेंट गिरता है। तो होता क्या है कि मेरी एक सेल्फ इमेज है, बचपन से बनी है कि मैं हिंदू हूँ, आप समझो। तो एक मैं हिंदू हूँ और ये मेरे माइंड में और मेरे ब्रेन में फीडेड है, तो मेरी एक अलग से आइडेंटिटी बन गई कि मैं हिंदू हूँ, समझ रहे हो। बट जब ये होता है, जब ये ऑब्जर्वेशन होती है, जब मेरा ब्रेन रियलिटी को एज इट इज़ देखने की कोशिश करता है, जब भी ऐसा कुछ होता है, जब मैं अवेयर हो जाता हूँ, आप समझ रहे हो, तब मुझे समझ में आता है कि इस यूनिवर्स में ऐसा कोई हिंदू मुसलमान कुछ ऐसा कुछ नहीं होता है, आप समझ रहे हो। ये सब एक सोसाइटी के नॉर्म्स हैं, आप ये सब केवल शब्द हैं, आप समझ रहे हो। ये केवल हमारे ब्रेन से बनाई गई, हमारे थॉट से बनाई गई चीज़ें, आप समझ रहे हो। नेचर में किसी भी तरीके का कोई डिफरेंस नहीं है, आप समझ रहे हो। बट जो एक ओशो है ना, वो देते हैं, एक एग्जांपल देते हैं, वो कहते हैं कि सागर और बूंद में ऐसा सच किसी भी तरीके का फ़र्क नहीं होता है, समझ रहे हो। सागर और बूंद एक ही है, बस अलग अलग एक फॉर्म है। बट होता क्या है कि अगर उस बूंद के अंदर नॉलेज आ जाए, उस बूंद को कुछ शब्द दे दिया जाए, तो वो बूंद क्या कहेगा कि मैं सबसे अलग हूँ, मैं समुद्र से अलग हूँ, मैं एक इंडिविजुअल हूँ, आप समझ ये। तो वो एग्जांपल देते हैं। तो ऐसे ही भाई मेरी बहुत सारी आइडेंटिटीज़ है, मैं हिंदू हूँ, मैं लड़का हूँ, मैं एक इंडियन हूँ, आप समझ रहे हो, और मैं एक इस एरिया में रहता हूँ, मैं किसी का हस्बैंड हूँ, मैं किसी का दोस्त हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप समझ रहे हो। तो जब मैं अवेयरनेस के साथ ऑब्जर्वेशन करता हूँ ना, तब मुझे चीज़ों की रियलिटी दिखती है, और जब रियलिटी दिखती है तो वो चीज़ें हटने लग जाती है, वो जो मेरे बिलीव्स हैं वो टूटने लग जाते हैं। तो जब वो बिलीव टूटते हैं तो एक तरीके से मेरी आइडेंटिटी भी टूटती है। भाई मेरी आइडेंटिटी थी मैं हिंदू हूँ, आप समझ। तो अगर मेरा बिलीव टूट गया, अगर मैंने रियलिटी को एज इट इज़ देख लिया, तो मेरा बिलीव भी टूट गया और मेरी आइडेंटिटी भी टूट गई। तो एक तरीके से मेरा एक पार्ट, मेरी एक आइडेंटिटी मर गई, आप समझ। तो कृष्णमूर्ति इस चीज़ की बात कर रहे हैं कि लिविंग एंड डाइंग एट द सेम टाइम, वो जो मरने की बात कर रहे हैं, आप समझ रहे हो। तो जो आप बोलते हो ना मैं हूँ, या जो आपका ये जो अहंकार है, आपका जो ईगो है, ये सारे आपके थॉट्स के प्रोडक्ट है, आपकी जो कंडीशनिंग है उसका प्रोडक्ट है। तो जब आप ऑब्जर्वेशन करते हो और रियलिटी को एज इट इज़ देख लेते हो ना, और जब आपको समझ में आ जाता है कि जो ये थॉट्स है ना, ये केवल ह्यूमन मेड है, आप समझ रहे हो, इसका एज सच कोई रियल ग्राउंड नहीं, इसका कोई सेंस नहीं, आप समझ रहे हो। आपका जो नॉलेज है, आपका जो थॉट्स हैं आपके, ये सब एक तरीके से बहुत छोटी चीज़ें हैं, आप समझ रहे हो। यूनिवर्स इससे बहुत बड़ा है, यूनिवर्स की जो चीज़ें हैं, यूनिवर्स की जो सच्चाई है, जो एक्चुअल ट्रूथ है, आप समझ, जो फिलोसॉफी में बोलते हैं परमात्मा, आप समझ। तो ये इन थॉट्स, इन मेमोरी से बहुत ऊपर की चीज़ है, आप समझ रहे हो। तो जब आपको ये चीज़ें समझ में आ जाती है, तो आपकी जो भी थिंकिंग है, आपकी जो भी नॉलेज है, आपका जो भी सेल्फ है, जो कि थॉट से बना है, जो कि आपकी कंडीशनिंग से बना है, तो वो सब डिज़ोल्व होने लग जाता है। आपकी जितने भी सेल्फ हैं वो सब डिज़ोल्व होने लग जाते हैं।
आप जो भी अपने आप को समझते हो, आप अपने आप को जो भी मानते हो, वो सब हटने लग जाते हैं। तो धीरे धीरे ग्रेजुअली क्या होता है ना, जब आप अवेयरनेस के साथ चीज़ों को देखते हो तब ये चीज़ें हटने लग जाती है, आपका सेल्फ हटने लग जाता है, आप हटने लग जाते हो, आप मरने लग जाते हो एक तरीके से। धीरे धीरे आपकी जो भी इंडिविजुअलिटी होती है वो सब खत्म होने लग जाती है। आपके जो सेल्फ इमेजेस होती है, मैं अच्छा हूँ, मैं बुरा हूँ, मैं समझो हिंदू हूँ, ये जितनी भी इमेजेस हैं, आप अपने आप को जिस भी तरीके से एक्सप्रेस करते हो ना, वो सारी चीज़ें डिज़ोल्व होने लग जाती है। और जब ये डिज़ोल्व होने लग जाती है ना, तो आपकी एक्चुअली में मौत होती है। एक्चुअली में जो मरना बोलते हैं, जो बोलते हैं ना पुनर्जन्म नहीं होता, जो फिलोसॉफी में बोलते हैं, वो इस चीज़ का है। और जो कृष्णमूर्ति बोल रहे हैं ना, डाइंग एंड लिविंग एट द सेम टाइम, जो मरने की कृष्णमूर्ति बात कर रहे हैं, वही सेम चीज़ गोरखनाथ जी कहते हैं। वो क्या कहते हैं कि मरो रे जोगी मरण है मिटा, दिस मरनी मरो जिस मरनी गोरख मरी दिठा। तो गोरखनाथ जी किस मरने की बात करें, वो कोई फिजिकल बॉडी को मारने की बात नहीं कर रहे, वो इसी आपका जो सेल्फ है, इसी सेल्फ को मारने की बात कर रहे हैं। इसी जो ईगो है आपका जो अहंकार है, आपका जो ये जो थॉट्स के बेसिस पे आप अपने आप को जो समझते हो कि मैं यही हूँ, जो आपको लगता है कि आपके जो थॉट्स हैं वो रियल हैं, तो उस बेसिस पे आपको आपका जो सेल्फ है ना, उसको मारने की बात करते हैं। और कबीरदास जी भी यही बात कहते हैं। कबीरदास जी क्या कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। जब मैं था, मैं जो मैं बोल रहा हूँ, जैसे मैं ये हूँ, तो जब मैं अपने आप को इंडिविजुअल समझ रहा था, जब मैं आपको मैं समझ रहा था, जब मैं अपने आप को मेरी जो सेल्फ इमेजेस है मैं उसको वो समझ रहा था, तब तक मैं इसी के अंदर था, तब मैं इसी थॉट्स के अंदर था, इसी दुनिया के अंदर था। तब तक हरि हो नहीं सकता, तब तक परमात्मा हो नहीं सकता, तब तक सच नहीं समझ में आ सकता, क्योंकि सच हमारे नॉलेज, हमारे थॉट से बहुत ऊपर की चीज़ है। आप समझ रहे हो? तो इसलिए कबीरदास जी भी यही चीज़ बोलते हैं। और लाउजू भी अपनी बुक में बताते हैं कि उनका एक कोट है, वो कहते हैं कि डाई बिफोर यू डाई। तो वो भी इसी चीज़ की बात कर रहे हैं। और ये आप समझो कि कितनी खूबसूरत बात है कि अब कृष्णमूर्ति कभी मतलब अष्टवक्र से कभी मिले नहीं, या उनको कभी पढ़ा नहीं। कृष्णमूर्ति कभी कबीर से नहीं मिले, कृष्णमूर्ति कभी गोरखनाथ जी से नहीं मिला। आप समझो, पर जो सच होता है ना, जो ट्रूथ होता है, वो सेम होता है, वो हर इंसान के लिए सेम होता है। आप समझो, अलग अलग नहीं। तो जो चीज़ कृष्णमूर्ति बोल रहे हैं वही चीज़ अष्टवक्र बोलते हैं, वही चीज़ बुद्ध बोलते हैं, वही चीज़ कबीर बोलते हैं। तो सच बदलता नहीं। आप समझो, सच की खूबसूरती ये होती है। तो मेनली जो मैंने जितना समझा अटैचमेंट को, या मैंने जितना ऑब्जर्व किया अपने आप को, वो ऐसा होता है कि एक्चुअली में क्या होता है ना, कि हमारी जो थॉट्स हैं, हमारे जो नॉलेज है ना, वो बड़ी लिमिटेड है। आप समझ रहे हो? और उस लिमिटेड नॉलेज और उन्हीं थॉट्स को हम रियल मानते हैं, और वो रियल लगते भी हैं। उनसे आगे जाने की हम कभी सोच नहीं पाते, या उस बैरियर को तोड़ने की मतलब हम कभी सोच नहीं पाते। और जब हम ऑब्जर्वेशन भी करते हैं, या जब हम सोचते भी हैं, तो भी हम सोचते ही हैं। जैसे कोई प्रॉब्लम आती, जैसे भाई हम हमारी थिंकिंग को सच मानते हैं, और जब हम उस अपनी थिंकिंग को सच मानते हैं और उस थिंकिंग से कुछ प्रॉब्लम आती है, तो हम उसी प्रॉब्लम के बारे में वापस सोचते हैं, या उसी प्रॉब्लम के बारे में वापस थिंकिंग करते हैं, तो हम उसी थिंकिंग में अटके हुए रह जाता है। आप समझे? तो उसमें कभी सॉल्यूशन मिलता नहीं है। तो जो कृष्णमूर्ति बोल रहे हैं कि ऑब्जर्वेशन विदाउट द मोटिव, ऑब्जर्वेशन विदाउट द थॉट्स, विदाउट द वर्बलाइजेशन, आप समझ रहे हो? तो ये जो बात है ना, ये एक्चुअल में रियल बात है, ये फैक्ट है। तो अगर आपको किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन चाहिए आपसे रिलेटेड, अगर आपको बहुत सारी चीज़ों से सफरिंग होती है, आपके अंदर एंग्जाइटी होती है, ओवर थिंकिंग होती है, या आपके अंदर जेलेसी होती है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस लो होता है, ये बहुत सारी चीज़ें होती है आपके साथ, तो इन सब का जो रूट कोज होता है ना, वो आपसे जुड़ा होता है। आपकी जो सफरिंग है वो कभी भी किसी बाहर की चीज़ से नहीं होती। आप समझ रहे हो? आपकी जो भी सफरिंग है वो हमेशा आपके अंदर से ही शुरू होती है, और इसका सॉल्यूशन भी आपके अंदर से ही होगा। आप समझ रहे हो? और ये जो ऑब्जर्वेशन है अवेयरनेस के साथ, यही एक मात्र आप समझो कि यही एक ऑप्शन है। आप इसी ऑब्जर्वेशन को ही तो मेडिटेशन बोला है, इसी ऑब्जर्वेशन को सत्संग बोला है, इसी ऑब्जर्वेशन को ध्यान करना बोला। आप समझो भाई, अभी तो मेडिटेशन का मतलब ही अलग हो गया है, सत्संग का मतलब अलग हो गया है, ध्यान का मतलब अलग हो गया। आप समझो, बट जो एक्चुअल ध्यान है, एक्चुअल जो ऑब्जर्वेशन है, वो यही है। तो अगर आपको किसी भी तरीके की सफरिंग है और उसको आपको समझना है, आपको उसको मिटाना नहीं है, आपको ये नहीं सोचना है कि उसको मिटाना है मुझे, बस आपको उसको ग्रेजुअली देखना है और एक प्योर अवेयरनेस के साथ ऑब्जर्व करना है। तो जब हम अटैचमेंट को समझ जाते हैं और अटैचमेंट के जो सॉल्यूशन है उसको भी समझने की कोशिश करते हैं, धीरे धीरे हम अपने जो सफरिंग है उसको कम करते हैं, तो फिर
जैसे मेरे मन में क्वेश्चन आता है कि अगर चलो अटैचमेंट हमको समझ में आ गया है अटैचमेंट क्या है और अटैचमेंट का सॉल्यूशन ये है, तो फिर एक्चुअल लव क्या है भाई, एक्चुअल प्यार क्या है? क्योंकि मैं अभी तक अटैचमेंट को ही प्यार मानता था कि मैं उस इंसान से अटैच्ड हूँ और जब वो इंसान मेरे पास नहीं होता था मुझे बहुत बुरा लगता है। तो वो बुरा लगना ही एक तरीके से मेरे प्यार की एक तरीके से निशानी थी, या वो एक सिग्नल था, आप समझ रहे हो? तो ये तो प्यार है नहीं, ये मुझे समझ में आ गया। और ये एक्चुअली क्या हुआ कि थोड़े दिन पहले मेरा एक ब्रदर आया था और उससे मैं, आप ये समझिए हमारी बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी है और बचपन से ही मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और वो मुझसे भी बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तो मैं अपने अटैचमेंट को प्यार मान रहा था। अब जब वो इस बार आया तब क्या हुआ कि वो थोड़ा रूड बिहेवियर कर रहा था, लाइक वो मतलब थोड़ा मुझे इग्नोर भी कर रहा था, या जैसे पहले बिहेवियर था उसका वो इस समय नहीं था। वो जैसे पहले मेरी रिस्पेक्ट करता था वैसे अब रिस्पेक्ट नहीं करता था, आप समझ लो। तो मैंने अपने आप को देखा और मुझे ऐसा समझ में आया कि मेरे अंदर धीरे धीरे उस ब्रदर के लिए नफ़रत पैदा हो गई। क्यों? क्योंकि अब वो उस तरीके का नहीं है जैसा वो पहला था, आप समझ रहे हो? अब वो मेरी रेस्पेक्ट नहीं कर रहा, अब वो मुझे इतना अटेंशन नहीं दे रहा, मुझे इग्नोर कर रहा है या मेरी बातें नहीं मान रहा, आप समझ रहे हो? तो जब तक वो मेरी बातें मान रहा था, जब तक वो मेरे हाँ में हाँ मिला रहा था, या जब तक वो मुझे खुश रख रहा था, या जब तक वो मेरे एक, आप समझ रहे हो, मेरे फील्ड में था एक तरीके से, तब तो मुझे एकदम हाँ भाई मुझे बहुत प्यार है इससे, मुझे ये, आप समझ रहे हो? बट जैसे ही उसने मुझे इग्नोर करना चालू किया, मेरी डिसरेस्पेक्ट करनी चालू की, मेरा जो राय है, मेरी जो थॉट्स हैं उसके प्रति वो तुरंत चेंज हो गए। मैं जिस इंसान से 2 दिन पहले प्यार करता था उसी इंसान से अब मुझे थोड़ी थोड़ी नफरत होने लगी। तो ये एक्चुअली में प्यार है ही नहीं, आप समझ रहे हो? ये तो मुझे क्लियरली समझ में आ गया कि ये प्यार नहीं। तो फिर क्वेश्चन उठता है कि एक्चुअल प्यार क्या है, समझ रहे हो? और इस चीज़ को हम एड्रेस करेंगे अगली वीडियो में। इस संबंध में अष्टावक्र और जनक की दृष्टि बड़ी अनूठी है। वो क्या कहते हैं? वो ये नहीं कहते कि तुम कुछ करो, वो कहते हैं करने से तो चित्त रूपी तरंगें और उठेंगी, क्योंकि करने से तो उपद्रव ही खड़ा होगा, करने से तो और लहरें हिल जाएंगी। तुम्हारे कुछ करने का सवाल नहीं है, तुम सिर्फ देखो, तुम करो कुछ मत। आश्चर्य है कि अनंत समुद्र रूप मुझ में जीव रूपी तरंगें अपने स्वभाव के अनुसार उठती हैं, परस्पर लड़ती हैं, खेलती हैं और लय होती, अपने स्वभाव के अनुसार। ये कुंजी है, ये सब हो रहा है अपने स्वभाव के अनुसार। तुम न इसे शांत कर सकते हो, न तुम इसे अशांत कर सकते हो, तुम बीच में पड़ो ही मत, तुम ये होने दो। तुम सिर्फ एक बात स्मरण रखो कि तुम साक्षी हो। तुम किसी फिल्म को देखने गए, तुम फिल्म देखने बैठे, अंधेरा हो गया कमरे में, तस्वीरें चलने लगी पर्दे पर। इतना ही अगर तुम याद रख सको कि मैं साक्षी हूं और पर्दे पर जो तस्वीरें चल रही केवल धूप छाया का खेल, तो कहानी तुम्हें बिल्कुल प्रभावित ना करेगी। लोग हंसने लगते, रोने लगते। तुमने देखा कि छाया चल रही है, वहां कुछ भी नहीं, पर्दे पे कुछ भी नहीं है, लेकिन छाया तुम्हें जकड़ लेती, तुम उसके साथ डोलने लगते। तुम में क्रोध पैदा हो सकता है, प्रेम पैदा हो सकता है, वासना जग सकती, उत्तेजना हो सकती, सब कुछ घट सकता है और पर्दे पे कुछ भी नहीं। तुम सिर्फ इतना समझो कि तुम साक्षी हो और ये सब जो हो रहा है ऊपर ऊपर है। आश्चर्यम मई अनंत महम मोधो जीव बीचिया उद्धंती घ्रंती चा खेलंती चा स्वभावता प्रविशंति। खेलने दो इन लहरों को, उठने दो इन लहरों को, नाचने दो इन लहरों को। जैसे स्वभाव से ये उठी हैं ऐसे ही स्वभाव से शांत हो जाएंगी। तुम साक्षी भाव से किनारे पर बैठ रहो। कोई योग नहीं। अष्टावक्र की दृष्टि में कुछ साधन नहीं करना है, सीधी छलांग है। तुम सिर्फ देखते रहो। क्रोध उठे तो तुम कहो कि ठीक है, स्वाभाविक। काम उठे तो कहो ठीक है, स्वाभाविक। तुम देखने वाले बने रहो, तुम विचलित ना हो दृष्टा से। तुम्हारा साक्षी ना कपे बस, और सब कपता रहे, सारा संसार तूफान में पड़ा रहे, तुम तूफान के मध्य साक्षी में ठहरे रहो।